द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अध्याय 4। सामान्य पोर्टफोलियो नीति। रक्षात्मक निवेशक। आपका पोर्टफोलियो कितना आक्रामक होना चाहिए? ग्राहम कहते हैं कि आप किस प्रकार के निवेश पर कम निर्भर करते हैं और आप किस तरह के निवेशक हैं। यहाँ पर बुद्धिमान निवेशक बनने के लिए 2 तरीके हैं। लगातार शोध, चयन और निगरानी करके स्टॉक, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड का मिश्रण बनाकर निवेश करके, या एक स्थायी पोर्टफोलियो बनाकर जो ऑटो पायलट पर चलता हो और उसे और प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। ग्राहम का पहला दृष्टिकोण सक्रिय या उद्यमी है। यह बहुत समय और ऊर्जा लेता है। निष्क्रिय या रक्षात्मक रणनीति थोड़ा समय या प्रयास लेती है, लेकिन इसमें बाजार के हिलने से लगभग स्थिर रहने की आवश्यकता होती है। निवेश विचारक के रूप में चार्ल्स एलिस ने कहा है कि उद्यमी दृष्टिकोण फिजिकली है, जबकि रक्षात्मक दृष्टिकोण मांग भावनात्मक है। यदि आपके पास अतिरिक्त समय है तो एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी खेल प्रशंसक की तरह सोचें कि आपको विरोधी टीम ने एक जटिल बौद्धिक चुनौती दी है। अब आपका दिमाग एक्टिव होकर समाधान के लिए सोचना शुरू करता है। यदि आप इससे भागते हैं, सादगी चाहते हैं और पैसे के बारे में सोचना पसंद नहीं करते हैं, तो यह आपका निष्क्रिय दृष्टिकोण है। कुछ लोग दोनों विधियों को संयोजित करने में सबसे सहज महसूस करेंगे। वे एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएंगे जो मुख्य रूप से सक्रिय और आंशिक रूप से निष्क्रिय होता है, या इसके विपरीत। दोनों दृष्टिकोण समान बुद्धिमानी हैं। इससे आप या तो सफल हो सकते हैं या नहीं। लेकिन अगर आप सही चुनने के लिए पर्याप्त रूप से पर्याप्त जानते हैं, तो अपने निवेश के जीवन काल के दौरान इसके साथ रहें और अपनी लागत और भावनाओं को नियंत्रण में रखें। सक्रिय और निष्क्रिय निवेशक के बीच ग्राहम वित्तीय जोखिमों की याद दिलाने वालों में से एक हैं कि वित्तीय जोखिम न केवल उस स्थान पर है जहां हम में से अधिकांश इसकी तलाश करते हैं, यानी अर्थव्यवस्था में या हमारे निवेश में, बल्कि खुद के भीतर भी हैं। एक रक्षात्मक निवेशक कैसे शुरू करता है? वह पहला और सबसे बुनियादी निर्णय ये करता है कि शेयरों में कितना रखा जाए और बॉन्ड और कैश में कितना रखा जाए। स्टॉक और बॉन्ड के बीच अपनी संपत्ति को निवेश करने के तरीके के बारे में ग्राहम की चर्चा में सबसे असामान्य बात यह है कि उन्होंने कभी भी उम्र शब्द का उल्लेख नहीं किया है। यह परंपरागत ज्ञान के खिलाफ दृढ़ता से उनकी सलाह बताता है कि जिसमें यह माना जाता है कि आपको निवेश में कितना जोखिम लेना चाहिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने साल के हैं। एक थंब रूल है कि 100 से आपकी उम्र घटाने से बाकी बची संख्या के बराबर प्रतिशत में स्टॉक व बाकी प्रतिशत में अपनी संपत्ति का निवेश बॉन्ड आदि में करना चाहिए। यानी एक 28 वर्षीय व्यक्ति अपने पैसे का 72% स्टॉक में रखेगा। 81 वर्षीय व्यक्ति केवल 1 से 9% स्टॉक में रखेगा। बाकी सब की तरह 1990 और 1999 के उत्तरार्ध तक यह धारणाएं आम थी। 1999 में एक लोकप्रिय पुस्तक ने तर्क दिया कि यदि आप 30 वर्ष से कम उम्र के हैं तो आपको अपने पैसे का 95% स्टॉक में निवेश करना चाहिए, भले ही आपके पास जोखिम के लिए कुछ भी ना हो। जब तक आप इस सलाह के समर्थकों को अपने IQ से 100 घटाने की इजाज़त नहीं देते हैं, तो आपको ये बताने में सक्षम होना चाहिए कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। आपकी आयु को यह निर्धारण क्यों करना चाहिए कि आप कितना जोखिम ले सकते हैं। एक 89 वर्षीय व्यक्ति $3 मिलियन के साथ पर्याप्त पेंशन और अपने पोतों के साथ उसके ज़्यादातर पैसे को बॉन्ड में निवेश करने की सलाह देना क्या मूर्खता नहीं होगी? उसके पास पहले से ही बहुत सारी आय है और उसके पोते जो अंततः उसके शेयरों के वारिस होंगे, जो दशकों पहले ही निवेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक 25 वर्षीय नवयुवक जो अपनी शादी और घर के भुगतान के लिए बचत कर रहा है, वह अपने सारे पैसे स्टॉक में डाल देगा। यदि शेयर बाजार एक बड़ा गोता लगा देता है तो उसके पास उसके खर्चे वाले हिस्से को कवर करने के लिए कोई आय ही नहीं बचेगी।
इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने युवा हैं, आपको अपने पैसे की आवश्यकता शायद 40 सालों तक ना पड़े और चेतावनी के बिना अचानक अब से 40 मिनट बाद भी पड़ सकती है। आप अपना काम खो सकते हैं, तलाक ले सकते हैं, अक्षम हो सकते हैं या किसी भी तरह का जोखिम आ सकता है। अप्रत्याशित जोखिम कभी भी किसी के जीवन में भी आ सकता है। इसलिए हर किसी को कुछ नगद संपत्ति जोखिमहीन जगहों पर रखनी चाहिए, जिसे जब चाहे 1 मिनट में कैश किया जा सकता हो। आखिरकार कई लोग ठीक से निवेश करना बंद कर देते हैं क्योंकि शेयर बाजार नीचे चला जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि हम में से अधिकांश भविष्यवाणी करते हुए आज कम काम करते हैं कि हम भविष्य में गतिशील रूप से चार्ज किए जाने वाले कार्यक्रम के बारे में कैसा महसूस करेंगे। जब स्टॉक 1980 और 1990 के दशक में 15% या 20% सालाना बढ़ रहा था, तब यह कल्पना करना आसान था कि आप और आपके स्टॉक आपके जीवन के साथ साथ चलेंगे। लेकिन जब आप प्रत्येक डॉलर को देखते हैं तो आप एक डाइम पर उतरने का निवेश करते हैं। तब बॉन्ड और नकद की सुरक्षा के उलझन में विरोध करना मुश्किल होता है। अपने शेयरों को खरीदने और रखने के बजाय बहुत से लोग उन्हें ऊंचे भाव से खरीदते हैं और कम भाव में बेचते हैं और अपने हाथों में अपने सिर को पकड़े रखते हैं। क्योंकि इतने कम निवेशकों के पास गिरते बाजार में शेयरों को पकड़ने की हिम्मत है, ग्राहम जोर देकर कहते हैं कि हर किसी को बॉन्ड में कम से कम 25% निवेश करना चाहिए। वे तर्क देते हैं कि वह कुशन आपको शेयरों के बदले में अपने बाकी पैसे को शेयरों में रखने का साहस देगा। बेहतर जोखिम पाने के लिए आप कितना जोखिम ले सकते हैं? अपने जीवन की मौलिक परिस्थितियों के बारे में सोचें कि वे कब किक करेंगे, वे कब बदल सकते हैं और नकदी के लिए आपकी आवश्यकता को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कुछ कारण यहाँ पर बताए जा रहे हैं। आप कुंवारे हैं या शादीशुदा? आपके पति या साथी क्या करते हैं? क्या आपके बच्चे हैं? ट्यूशन बिल कब तक आने लगेंगे? क्या आपके पैसे का किसी को वारिस बनाएंगे? या क्या आप अपनी या अपने माता पिता की उम्र बढ़ने के लिए आर्थिक रूप से जिम्मेवार होंगे? आपके करियर को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं? यदि आप स्वयं रोजगार से कमाते हैं तो आपके पैसे आपके जैसे व्यवसाय कितने समय तक चलते रहेंगे? क्या आपको अपने निवेश से नकदी आय की ज़रूरत है? आपके वेतन और आपकी व्यय की ज़रूरतों को देखते हुए आप अपने निवेश में कितना पैसा खो सकते हैं? यदि इन कारकों पर विचार करने के बाद आपको लगता है कि आप शेयरों के अधिक स्वामित्व में निहित उच्च जोखिम ले सकते हैं, तो आप ग्राहम के न्यूनतम बॉन्ड या नकद में 25% के आसपास हैं। यदि नहीं तो अपने अधिकतम शेयरों को ख़त्म कर दें, क्योंकि ग्राहम के अधिकतम निवेश यानी 75% बॉन्ड या नकदी में बढ़ते हैं। एक बार जब आप लक्ष्य प्रतिशत निर्धारित करते हैं तो उन्हें केवल अपनी विशेष जीवन परिस्थितियों में ही बदलें। तब अधिक शेयर ना खरीदें जब शेयर बाजार बढ़ गया हो और उन्हें तब ना बेचें जब शेयर बाजार नीचे चला गया हो। ग्राहम के दृष्टिकोण का मूल अनुशासन के साथ अनुमान लगाने का है। सौभाग्य से आपके 401 के माध्यम से अपने पोर्टफोलियो को स्थायी ऑटो पायलट पर रखना आसान है। आइए मान लें कि आपकी हाई लेवल जोखिम के साथ सहज हैं। मान लें कि आपका स्टॉक में 70% संपत्तियां हैं और बॉन्ड में 30%। यदि शेयर बाजार 25% बढ़ता है लेकिन बॉन्ड स्थिर रहते हैं तो अब आपके पास स्टॉक में 75% से कम और बॉन्ड में केवल 25% ही होगा। अपनी 401 के की वेबसाइट पर जाएं या इसके टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और अपने 70-30 लक्ष्य पर वापस स्विच के लिए आप अपने पर्याप्त स्टॉक बॉन्ड बेचते हैं। कुंजी एक अनुमानित रुग्ण शेड्यूल पर दोबारा बेचना है। इतना बार नहीं कि आप अपने आप को पागल कर दें और इतनी मुश्किल से नहीं कि आपके लक्ष्य विचलित हो जाएं। मेरा सुझाव है कि आप नए साल और 4 जुलाई जैसे आसान याद रखने वाली तारीखों पर हर 6 महीने अब और कम नहीं पुनर्विक्रय करते हैं। इस समय अवधि द्वारा सेल की सुंदरता यह है कि यह
आपको अपने निवेश निर्णय को एक सरल, उद्देश्यपूर्ण, मानक पर आधारित करने के लिए मजबूर करता है। क्या अब मेरे पास इस योजना के मुकाबले इस संपत्ति के अधिक लाभ हैं? ब्याज दरें कहाँ जा रही हैं? इसके अनुमानित अनुमान के बारे में बताइए। चाहे आपको लगता है कि डूबने वाला है, टी रो प्राइस समेत कुछ म्यूचुअल फंड कंपनियां जल्द ही ऐसी सेवाएं पेश कर सकती हैं जो आपके प्रीसेट लक्ष्यों को स्वचालित रूप से आपके 401 के पोर्टफोलियो को पुनः संतुलित कर देगी। इसलिए आपको कभी भी सक्रिय निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होगी। 100% स्टॉक में क्यों नहीं? ग्राहम आपको सलाह देते हैं कि स्टॉक में आपकी कुल संपत्ति का 75% से अधिक निवेश नहीं करना है। लेकिन क्या आपके सारे पैसे शेयर बाजार में हर किसी के लिए उपलब्ध हैं? निवेशकों की एक छोटी संख्या के लिए 100% पोर्टफोलियो समझ में आ सकता है यदि आप इनमें से एक हैं। यदि आपने कम से कम 1 वर्ष के लिए अपने परिवार के लिए पर्याप्त पैसा सुरक्षित रख दिया है, आप आने वाले कम से कम 20 वर्षों तक लगातार निवेश कर रहे हैं, साल 2000 में शुरू होने वाले बेयर बाजार से आप बच गए हों, तो साल 2000 में शुरू होने वाले बेयर बाजार के दौरान शेयर नहीं बेचे हों, साल 2000 में शुरू होने वाले बाजार के दौरान आपने अधिक शेयर खरीदे हों, इस पुस्तक में अध्याय 8 को पढ़ा हो और अपने स्वयं के निवेश व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए एक औपचारिक योजना लागू की हो। जब तक आप इन सभी परीक्षणों को ईमानदारी से पारित नहीं करते हैं, तब तक आपको अपने सभी पैसे स्टॉक ऑप्शन में नहीं डालने हैं। आखिरी बेयर बाजार में घबरा जाने वाले किसी भी व्यक्ति को अगले शेयर मार्केट संकट में घबराहट होगी जब उसके पास कोई भी नकद या बॉन्ड नहीं होगा। ग्राहम के दिनों में बॉन्ड निवेशकों को 2 बुनियादी विकल्पों का सामना करना पड़ा: कर योग्य या कर मुक्त, अल्पकालिक या दीर्घकालिक, जो आज 1/3 है, बॉन्ड या बॉन्ड फंड, कर योग्य या कर युक्त, जब तक कि आप सबसे कम टैक्स ब्रैकेट में ना हों। आपको अपने सेवानिवृत्ति खातों के बाहर से केवल कर मुक्त बॉन्ड खरीदना चाहिए, अन्यथा आपकी बॉन्ड आय का बहुत अधिक IRS के हाथों में ख़त्म हो जाएगा। कर योग्य बॉन्ड रखने का एकमात्र स्थान आपके 401 के या किसी अन्य पेंशन खाते के अंदर है, जहां आप अपनी आमदनी पर कोई मौजूदा कर नहीं दे सकते और जहां बॉन्डों की कोई जगह नहीं है क्योंकि उनके कर लाभ बर्बाद हो जाते हैं। अल्पकालिक या दीर्घकालिक बॉन्ड और ब्याज दरें एक नज़र के विपरीत सिरों पर हैं। यदि ब्याज दरें बढ़ती हैं तो बॉन्ड की कीमतें गिरती हैं। हालांकि एक अल्पकालिक बंधन दीर्घकालिक बंधन से बहुत कम होता है। दूसरी तरफ यदि ब्याज दरें गिरती हैं तो बॉन्ड की कीमतें बढ़ती हैं और दीर्घकालिक बॉन्ड छोटे से बेहतर प्रदर्शन करेगा। आप 5 से 10 वर्षों में परिपक्व मध्यवर्ती अवधि से के बॉन्ड को खरीदकर अंतर को विभाजित कर सकते हैं। अधिकांश निवेशकों के लिए इंटरमीडिएट बॉन्ड सबसे आसान विकल्प होते हैं क्योंकि वे आपको अनुमान लगाने के खेल से बाहर निकालने में सक्षम होते हैं कि ब्याज दरें क्या करेंगी। बॉन्ड या फिर बॉन्ड फंड, चूँकि बॉन्ड आमतौर पर $10,000 लॉट में बेचे जाते हैं और आपको कम से कम 10 बॉन्ड की आवश्यकता होती है ताकि जोखिम में विचलन हो सके कि उनमें से कोई भी बस्ट हो सकता है। व्यक्तिगत बॉन्ड खरीदने में कोई मतलब नहीं होता जब तक कि आपके पास निवेश करने के लिए कम से कम $1 लाख ना हो। बॉन्ड फंड मासिक आय की सुविधा के साथ सस्ते और आसान विविधता प्रदान करते हैं, जिसे आप कमीशन के भुगतान के बिना मौजूदा दरों पर सीधे फंड में फिर से निवेश कर सकते हैं। अधिकांश निवेशकों के लिए बॉन्ड फंड व्यक्तिगत बॉन्ड को हराते हैं। वैनगार्ड, फिडेलिटी, श्वाब और टी रो प्राइस जैसी प्रमुख कंपनियां कम लागत पर बॉन्ड फंड पर का विस्तृत मेन्यू प्रदान करती हैं। आप अपनी नकद से अधिक आय कैसे ले सकते हैं? बुद्धिमान निवेश को जमा या मनी मार्केट खातों के बैंक प्रमाण पत्रों के से बाहर जाने पर विचार करना चाहिए, जिन्होंने हाल ही में कम रिटर्न दिया है। इन नकद विकल्पों में से कुछ हैं: ट्रेजरी सिक्योरिटी,
यूएस सरकार के दायित्वों के रूप में ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ वस्तुतः कोई क्रेडिट जोखिम नहीं लेते, क्योंकि अपने कर्ज पर चू करने के बजाय अंकल सैम सिर्फ करों को जैक कर सकता है या आपकी इच्छा पर निर्भर पैसा प्रिंट कर सकता है। ट्रेजरी बिल 4, 13 या 26 सप्ताह में परिपक्व हो जाते हैं। उनकी बहुत छोटी परिपक्वता की वजह से टी बिल मुश्किल में डूब जाते हैं। जब बढ़ती ब्याज दरें अन्य आय निवेश की कीमतों को कम करती हैं, लंबी अवधि के ट्रेजरी ऋण हालांकि ब्याज दरें बढ़ने पर गंभीर रूप से पीड़ित हो जाते हैं। ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ पर ब्याज आय आमतौर पर राज्य आयकर से मुक्त होती है और सार्वजनिक हाथों में $3.4 ट्रिलियन के साथ ट्रेजरी ऋण के लिए बाजार बहुत अधिक हैं। इसलिए यदि आपको परिपक्वता से पहले अपने पैसे की ज़रूरत है तो आप आसानी से एक खरीदार को इसे बेच सकते हैं। सेविंग बॉन्ड्स ट्रेजरी के विपरीत विवरण योग्य नहीं हैं। आप उन्हें किसी अन्य निवेशक को नहीं बेच सकते, और यदि आप उन्हें 5 साल से कम समय में रिडीम करते हैं तो आप 3 महीने के ब्याज को ख़त्म कर देंगे। इस प्रकार वे भविष्य में व्यय की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से सेट अलोन मनी के रूप में उपयुक्त हैं। एक धार्मिक समारोह के लिए उपहार जो वर्षों दूर है, या हार्वर्ड में अपने नवजात शिशु को लगाने के लिए बचत शुरू करें। वे $25 जितने कम मूल्य के होते हैं, जिससे उन्हें पोते के लिए उपहार के रूप में आदर्श माना जाता है। निवेशकों के लिए जो आश्वस्त रूप से आने वाले सालों तक कुछ नकद छोड़ सकते हैं। मुद्रास्फीति संरक्षित आई बॉन्ड ने हाल ही में लगभग 4% की आकर्षक ब्याज दर की पेशकश की है। मॉर्टगेज सिक्योरिटीज़ यानी बंधक प्रतिभूतियाँ। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास आसपास हजारों प्रतिभूतियों से मिलकर इन बॉन्ड को फेडरल नेशनल मॉर्टगेज एसोसिएशन या सरकारी नेशनल मॉर्टगेज एसोसिएशन जैसी एजेंसियों द्वारा जारी किया जाता है। हालांकि उन्हें यूएस ट्रेजरी द्वारा समर्थित नहीं किया जाता, इसलिए वे अपने अधिक जोखिम को दर्शाने के लिए उच्च लाभांश पर बेचते हैं। मॉर्टगेज सिक्योरिटीज़ आमतौर पर जब ब्याज दरें गिरती तब कम प्रदर्शित करते हैं। अच्छा मॉर्टगेज सिक्योरिटीज़ फंड वैंगार्ड, फिडेलिटी और पिमको के पास उपलब्ध है, लेकिन यदि कोई ब्रोकर कभी आपको सीएमओ बेचने की कोशिश करता है तो उसे बताएं कि आप अपने प्रोक्टोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट हो चुकी है। एन्युटीज़ यानी वार्षिकियाँ। यह बीमा जैसे निवेश आपको मौजूदा करों को रोकने और रिटायर होने के बाद पेंशन को बनाए रखने में सक्षम बनाता है और सामदी सालाना रिटर्न की एक सेट दर प्रदान करते हैं। ये एक उतार चढ़ाव वाली परिवर्तनीय वापसी प्रदान करते हैं, लेकिन रक्षात्मक निवेशक को वास्तव में यहाँ क्या बचाव करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर मामलों में एनयूडीटी के स्वामित्व के उच्च खर्च, जिसमें समर्पण शुल्क शामिल है, जो आपके शुरुआती निकासी पर लागू हो जाते हैं और इसके फ़ायदे ख़त्म हो जाएंगे। कुछ अच्छी एन्युटी खरीदी जाती है, बेची नहीं जाती। यह एक एन्युटी विक्रेता के लिए कमीशन पैदा करती है, तो संभावना है कि यह खरीदार के लिए कम परिणाम देगा। केवल उन लोगों पर विचार करें जिन्हें आप सीधे रॉक बॉटम के साथ प्रदाताओं से खरीद सकते हैं, जैसे एमरिटास, TIAA, CREF और वैंगार्ड जैसी लागतें। प्रेफर्ड स्टॉक पसंदीदा शेयर सबसे खराब दोनों दुनिया में निवेश हैं। ये बॉन्ड से कम सुरक्षित हैं, क्योंकि अगर बैंक दिवालिया हो जाता है तो उनके पास कंपनी की संपत्ति पर केवल एक माध्यमिक दावा होता है और वे आम शेयरों की तुलना में कम लाभ क्षमता प्रदान करते हैं, क्योंकि कंपनियां आमतौर पर ब्याज दरों में गिरावट या उनकी क्रेडिट रेटिंग में सुधार करते समय अपने पसंदीदा शेयरों को कॉल या मजबूती से वापस खरीदते हैं। अपने अधिकांश बॉन्ड पर ब्याज भुगतान के विपरीत एक जारी करने वाली कंपनी अपने कॉरपोरेट कर बिल से पसंदीदा लाभ भुगतान घटा नहीं सकती। अपने आप से पूछें, यदि यह कंपनी मेरे निवेश के लायक
होने के लिए पर्याप्त स्वस्थ है तो यह बॉन्ड जारी रखने करने और टैक्स ब्रेक प्राप्त करने के बजाय अपने पसंदीदा स्टॉक पर वसा लाभांश क्यों दे रही है? संभावित उत्तर यह है, कंपनी स्वस्थ नहीं है, इसके बॉन्ड के लिए बाजार खराब हो गया है और आपको अपने पसंदीदा शेयरों से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि आप एक अपरिपक्व मृत मछली से संपर्क करेंगे। सामान्य शेयर। 2003 के आरंभ में याहू स्टॉक स्कैनर की एक यात्रा से पता चलता है कि मानक के 500 सूचकांक में 115 शेयरों में लाभांश 3.0% या उससे अधिक था। कोई बुद्धिमान निवेशक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाभ के लिए कितना भूखा है, कभी भी अपनी लाभांश आय के लिए स्टॉक खरीद लेगा। कंपनी और उसके कारोबार ठोस होना चाहिए और इसकी स्टॉक की कीमत उचित होनी चाहिए। लेकिन 2000 में शुरू होने वाले बेयर बाजार के लिए धन्यवाद, कुछ प्रमुख शेयर अब ट्रेजरी बॉन्ड से बाहर हैं। तो यहाँ तक कि सबसे रक्षात्मक निवेशक को यह भी पता होना चाहिए कि चुनिंदा रूप से ऑयल बॉन्ड, ज़्यादातर बॉन्ड पोर्टफोलियो में स्टॉक जोड़ने से इसकी आय बढ़ सकती है और इसकी संभावित वापसी बढ़ सकती है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। अध्याय 5, रक्षात्मक निवेशक और आम स्टॉक। अच्छा आक्रमण ही सबसे अच्छा बचाव है। पिछले कुछ सालों के शेयर बाजार के रक्तपात के बाद किसी भी रक्षात्मक निवेशक ने स्टॉक में पैसा क्यों लगाया? सबसे पहले ग्राहम के आग्रह को याद रखें कि आपके पोर्टफोलियो में समय और ऊर्जा लगाने की आपकी इच्छा के मुकाबले जोखिम के प्रति आपको कितना रक्षात्मक होना चाहिए। और यदि आप निवेश में सही तरीके को अपनाते हैं तो स्टॉक में निवेश करना आपके पैसे को बॉन्ड और नकदी में पार्किंग करना जितना आसान है। 2002 में शुरू होने वाले बेयर बाजार में यदि आप जला महसूस करते हैं और यदि बदले में यह भावना आपको दृढ़ता से जकड़े हुए है कि कभी भी स्टॉक ना खरीदें, एक पुरानी नीति कहती है, दूध से जला छाछ भी फूंक फूंक पर पीता है। क्योंकि 2002 की दुर्घटना इतनी भयानक थी कि कई निवेशक अब स्टॉक को खतरनाक रूप से जोखिम भरा मानते हैं, लेकिन विरोधाभासी रूप से दुर्घटनाग्रस्त होने के बावजूद बहुतों ने शेयर बाजार से अधिक जोखिम उठाया है। यह पहले गर्म दूध था, लेकिन यह अब कमरे के तापमान जितनी ठंडी छाछ थी। तार्किक रूप से देखा गया है कि आज शेयरों के मालिक होने का निर्णय कुछ साल पहले उनके स्वामित्व में इतना पैसा खोया होगा, इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। जब शेयरों को भविष्य में विकास के लिए पर्याप्त रूप से पर्याप्त मूल्य दिया जाता है तो आपको हाल ही में होने वाली हानियों के बावजूद उनका स्वामी होना चाहिए। यह सब सच है जब बॉन्ड की पैदावार कम होती है, जिसे आयकर उत्पादन पर भविष्य में रिटर्न कम हो जाता है। जैसा कि हमने अध्याय 3 में देखा है, स्टॉक 2003 की शुरुआत में ऐतिहासिक मानकों से केवल हल्के से अधिक मूल्यवान है। इस बीच हाल के दामों में पर बॉन्ड ऐसी कम पैदावार प्रदान करते हैं कि एक निवेशक जो उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए खरीदता है वह धूम्रपान करने वालों की तरह सोचता है कि वह कम शराब सिगरेट धूम्रपान करके फेफड़ों के कैंसर के खिलाफ खुद को बचा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने रक्षात्मक हैं। ग्राहम की कम रखरखाव वाली भावना में या कम जोखिम की समकालीन भावना में आज के मूल्यों का मतलब है कि आपको कम से कम अपने कुछ शेयरों को स्टॉक में रखना चाहिए। सौभाग्य से यह रक्षात्मक निवेशक के लिए स्टॉक खरीदना कभी भी आसान नहीं रहा है और एक स्थायी ऑटो पायलट पोर्टफोलियो जो पूर्व निर्धारित निवेश में हर महीने काम करने के लिए आपके पैसे का थोड़ा सा हिस्सा रखता है, स्टॉक पिकिंग में आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा गंवाने से आपको बचा सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपको क्या खरीदना चाहिए? सबसे पहले रक्षात्मक निवेशक को हमेशा बचाव करना चाहिए। वह यह विश्वास कि आप बिना होमवर्क किए स्टॉक ले सकते हैं 1980 के दशक और 1990 के दशक के आरंभ में सबसे लोकप्रिय निवेश नारों में से एक था। जो आप जानते हैं उसे खरीदें। पीटर लिंच 1977 से 1990 तक
फेडरलिटी मैगलन में को म्यूचुअल फंड द्वारा संकलित सर्वोत्तम ट्रैक रिकॉर्ड में ले जाने वाले सबसे ज़्यादा करिश्माई प्रचारक थे। इस सुसमाचार का लिंच ने तर्क दिया कि शौकिया निवेशकों का एक फ़ायदा है कि पेशेवर निवेशक इसका उपयोग कैसे भूल सकते हैं। जैसा कि लिंच ने कहा, कारों या कैमरों को खरीदने के दौरान आप समझते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या बिकता है और क्या नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि वॉल स्ट्रीट इसे जानता है, इससे पहले आप इसे जानते हैं। लिंच का विचार, यदि आप उन कंपनियों या उद्योगों में निवेश करके अपने किनारे का उपयोग करते हैं तो आप विशेषज्ञों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। यह पूरी तरह से असंभव नहीं है और हजारों निवेशकों ने वर्षों से इसका लाभ उठाया है, लेकिन लिंच का नियम केवल तभी काम कर सकता है जब आप इसके अनुशासित का पालन करें। वादा करने वाली कंपनी ढूंढना केवल पहला कदम है, अगला कदम शोध करना। अपने क्रेडिट के लिए लिंच ने जोर देकर कहा कि किसी को भी किसी कंपनी में कभी निवेश नहीं करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके उत्पाद कितने अच्छे हैं, क्योंकि इससे वित्तीय विवरणों का अध्ययन किए बिना इसके व्यावसायिक मूल्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। दुर्भाग्यवश अधिकांश शेयर खरीदारों ने इस हिस्से को नज़रअंदाज कर दिया। डे ट्रेडर बारबरा लोगों के सामने हमेशा लिंच की शिक्षाओं की बुराई करती थी। 1999 में उन्होंने कहा, हम हर दिन स्टारबक्स जाते हैं इसलिए मैं स्टारबक्स स्टॉक खरीदती हूँ, लेकिन लड़की भूल गई कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उन लंबी पतली लेटियों से कितना प्यार करते हैं, फिर भी आपको कॉफ़ी से भी ज़्यादा स्टारबक्स के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करना होगा और स्टॉक सुनिश्चित करना होगा कि कहीं ये ओवरप्राइस्ड तो नहीं। अनगिनत स्टॉक खरीदने ने Amazon.com के शेयरों को लोड करके एक ही गलती की, क्योंकि वे वेबसाइट से प्यार करते थे, या ई ट्रेड स्टॉक खरीदते थे क्योंकि यह उनका ऑनलाइन ब्रोकर था। विशेषज्ञों ने इस विचार को भी विश्वास दिया। 1999 के अंत में CNN टेलीविज़न पर दिए अपने साक्षात्कार में फर्स्ट हेड फंड के पोर्टफोलियो मैनेजर केविन लैंडिस को स्पष्ट रूप से पूछा गया, आप इसे कैसे करते हैं? मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता केविन? ठीक है, आप इसे कर सकते हैं, लैंडिस ने चलाया। आपको केवल उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना है जो आप जानते हैं, और एक उद्योग के करीब रहें और उन लोगों से बात करें जो हर दिन इसमें काम करते हैं। लिंच के शासन का सबसे दर्दनाक विनाश कॉरपोरेट सेवानिवृत्ति योजनाओं में हुई। यदि आप जो जानते हैं उसे खरीदना चाहते हैं तो संभवतः आपकी कंपनी के स्टॉक की तुलना में आपके 401K के लिए बेहतर निवेश क्या हो सकता है? आखिरकार आप वहाँ काम करते हैं। क्या आप कभी बाहरी व्यक्ति की तुलना में कंपनी के बारे में दिख नहीं जानते? अफसोस की बात है, एनरॉन, ग्लोबल क्रॉसिंग और वर्ल्डकॉम के कर्मचारी, जिनमें से कई ने अपनी सभी सेवानिवृत्ति संपत्तियों को अपनी कंपनी के स्टॉक में रखा है। केवल इतना ही पता चला है कि अंदरूनी लोगों को अक्सर ज्ञान का भ्रम होता है, ना कि वास्तविक चीज़ों की। कार्नेगी मेलॉन विश्वविद्यालय के बारूक फिशहोफ के नेतृत्व में मनोवैज्ञानिकों ने एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स पेश किए हैं। किसी विषय से अधिक परिचित होने से लोग इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि वे वास्तव में इसके बारे में कितना जानते हैं। यही कारण है कि आप जो जानते हैं उसमें निवेश करना है खतरनाक हो सकता है। यानी जैसे व्यक्तिगत निवेशकों के पास अन्य सभी फ़ोन कंपनियों की तुलना में अपनी स्थानीय फ़ोन कंपनी के 3 गुना अधिक शेयर हैं। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड उन शेयरों का मालिक है जिनके मुख्यालय औसत अमेरिकी कंपनी की तुलना में फंड के मुख्यालय के 115 मील के करीब हैं। 401 के निवेशक अपनी खुद की कंपनी के स्टॉक में सेवानिवृत्ति संपत्तियों का 25% और 30% के बीच रखते हैं। संक्षेप में, फैमिलियरिटी नस्ल पैदा करती है। जैसे टीवी समाचार हमेशा कहते हैं, वह इतना अच्छा लड़का था, यह कोई उसका पड़ोसी, सबसे अच्छा दोस्त या अपराधी या अभिभावक नहीं है जो एक
चौंकाने वाली आवाज़ में कहता है। इसका कारण यह है कि जब भी हम किसी के पास या किसी चीज़ के बहुत करीब होते हैं तो हम उन पर सवाल पूछने के बजाय हमारी मान्यताओं को स्वीकार करते हैं। एक स्टॉक जितना अधिक परिचित होगा उतना ही अधिक रक्षात्मक निवेशक को आलसी बना देगा, जो सोचता है कि कोई होमवर्क करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मत होने दो। क्या आप अपना खुद का रोल कर सकते हैं? सौभाग्य से एक रक्षात्मक निवेशक के लिए जो स्टॉक पोर्टफोलियो को इकट्ठा करने के लिए आवश्यक होमवर्क करने का इच्छुक है, वह स्वर्ण युग है। वित्तीय इतिहास में पहले कभी भी शेयरों का मालिकाना हक पाना इतना सस्ता और सुविधाजनक नहीं था। इसे स्वयं करें। अगर आपके पास स्टॉक खरीदने के लिए बहुत कम नकद है तो भी आप ऑनलाइन ब्रोकर्स के माध्यम से स्टॉक खरीद सकते हैं। ऑनलाइन स्टॉक वेबसाइटें उपलब्ध कराए गए हजारों शेयरों की प्रत्येक पीरियोडिक खरीद पर केवल नामात्र ही चार्ज करती है। आप हर हफ्ते या हर महीने निवेश कर सकते हैं, अपने लाभांश को फिर से निवेश कर सकते हैं और यहाँ तक कि अपने बैंक खाते से इलेक्ट्रॉनिक निकासी या अपने पे चेक से सीधे खाते से स्टॉक में अपने पैसे को ट्रिकल कर सकते हैं। जबकि शेयर बिल्डर आपको खरीदने या बेचने के लिए या दिलाने के लिए अधिक शुल्क लेता है। पारंपरिक दलालों या म्यूचुअल फंडों के विपरीत, जो आपको $2000 या $3000 से कम खाता नहीं खोलने देते, वहीं इन ऑनलाइन फर्मों के पास जीरो बैलेंस पर आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं और वे उन निवेशकों के लिए तैयार है जो ऑटो पायलट पर फ्लडरिंग्स पोर्टफोलियो डालना चाहते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि $4 का लेन देन शुल्क $50 के मासिक निवेश से 8% काट लेता है। लेकिन यदि आप यह पैसा आप निवेश में परमानेंट छोड़ सकते हैं तो यह सूक्ष्म निवेश साइटें विविधतापूर्ण पोर्टफोलियो बनाने के लिए एकमात्र गेम हो सकती है। आप जारी करने वाली कंपनियों से सीधे व्यक्तिगत स्टॉक भी खरीद सकते हैं। 1994 में यूएस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने हैंडकफ को ढीला कर दिया था, जो लंबे समय से सीधी बिक्री पर लगा था। सैकड़ों कंपनियों ने इंटरनेट आधारित कार्यक्रमों का निर्माण करके जवाब दिया कि निवेशक ब्रोकर के बिना शेयर खरीद सकता है। कंपनीज अक्सर विभिन्न प्रकार के शुल्क लेती है जो प्रति वर्ष $25 से अधिक हो सकते हैं। फिर भी ऑनलाइन शेयर खरीद आमतौर पर स्टॉक ब्रोकर से सस्ता होते हैं। हालांकि ये चेतावनी दी जाती है कि आपके अंत के वर्षों के लिए छोटी छोटी राशि में शेयरों को खरीदने से बड़े टैक्स के सिरदर्द से छुटकारा मिल सकता है। यदि आप अपनी खरीद के स्थायी और व्यापक रूप से विस्तृत रिकॉर्ड रखने के लिए तैयार नहीं हैं तो पहले स्थान पर खरीदारी ना करें और केवल एक स्टॉक में निवेश ना करें या यहाँ तक कि कुछ अलग अलग स्टॉक भी। जब तक आप अपने दाम को फैलाने के इच्छुक नहीं हों तब तक आपको बिल्कुल भी शर्त नहीं लगानी चाहिए। ग्राहम के दिशा निर्देश अनुसार निवेशकों के लिए 10 से 30 शेयरों के बीच एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु बनी हुई है जो अपने खुद के शेयर चुनना चाहते हैं। लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप एक उद्योग के ही मास्टर नहीं हैं। यदि आप इस तरह के एक ऑनलाइन ऑटो पायलट पोर्टफोलियो को स्थापित करने के बाद अपने निवेश पर साल में 2 बार या कुल मिलाकर महीने में 1 या 2 घंटे से अधिक खर्च करते हैं तो कुल मिलाकर आपके कुछ निवेश गलत हो जाएंगे। इंटरनेट को आसान और इसे मिनट दर मिनट ना महसूस करने से यह आपको एक सट्टेबाज बना देता है और रक्षात्मक निवेशक इसमें बना रहता है और जीतता है। कुछ सहायता लें। एक रक्षात्मक निवेशक डिस्काउंट ब्रोकर, वित्तीय योजनाकार या एक पूर्ण सेवा स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से स्टॉक खरीद सकता है। डिस्काउंट ब्रोकरेज पर आपको स्टॉक पिकिंग का अधिकांश काम स्वयं करना होगा। ग्राहम के दिशा निर्देश अनुसार आपको कोर पोर्टफोलियो बनाने में मदद करेंगे जो न्यूनतम रखरखाव और स्थिर वापसी को स्थायी करता है। दूसरी तरफ यदि आप समय नहीं दे सकते या खुद के लिए ब्याज नहीं कमा सकते हैं तो किसी को स्टॉक या म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए किसी को नियुक्त करने में शर्म महसूस न करें। लेकिन आपके लिए एक जिम्मेवारी भी है कि आप इसे कभी भी डेलीगेट ना करें। यह केवल आप और आप ही कर सकते हैं कि क्या आपका सलाहकार भरोसेमंद है और आपको सभी शुल्क उचित रूप से लेता है।
इसे बढ़ाएं। म्यूचुअल फंड एक रक्षात्मक निवेशक के लिए अपने स्वयं के संपूर्ण पोर्टफोलियो पर निगरानी के बिना स्टॉक स्वामित्व को सबसे अच्छा तरीका है। अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक को नियमित रूप से संभालने के लिए कम लागत पर आप एक पेशेवर चुनकर विविधता और सुविधा पा सकते हैं। अपने बेहतरीन रूप में इंडेक्स पोर्टफोलियो या म्यूचुअल फंडों को वस्तुतः ज़्यादा निगरानी या खराब रख रखाव की आवश्यकता नहीं होती है। इंडेक्स फंड एक प्रकार का रिप वॉन विंकल निवेश है जो वाशिंगटन इरविंग के आलसी किसान की तरह किसी भी तरह की पीड़ा या आश्चर्य का कारण बनने की संभावना नहीं है। एक ब्लॉक भरना। जैसे जैसे वित्तीय बाजार भारी होते जाते हैं और दिन ब दिन नीचे आने लगते हैं और डूब जाते हैं, तब रक्षात्मक निवेशक इस संकट पर नियंत्रण पा सकता है। आपका रिफ्यूजल तब एक्टिव हो जाता है। आपके भविष्य की भविष्यवाणी करने की किसी भी क्षमता का त्याग आपका सबसे शक्तिशाली हथियार बन जाता है। हर निवेश निर्णय ऑटो पायलट पर डालकर आप सभी आत्मभ्रम को छोड़ देते हैं, जिसे आप जानते हैं कि आप स्टॉक कहाँ जा रहे हैं, और आप इसे परेशान होने की बजाय बाजार की शक्ति का प्रयोग करने लगते हैं। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता यह कितनी विचित्र रूप से उछल कूद करता है। जैसे कि ग्राहम ने कहा है, और डॉलर लागत आपको नियमित अंतराल पर निवेश में निश्चित राशि लगाने में सक्षम बनाता है। हर हफ्ते, महीने या कैलेंडर तिमाही पर अधिक खरीदते हैं, चाहे बाजार ऊपर जाए, नीचे जाए, किनारे पर हो। कोई भी प्रमुख म्यूचुअल फंड कंपनी या ब्रोकरेज और फर्म स्वचालित रूप से आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से पैसे सुरक्षित रूप से स्थानांतरित कर सकती है। इसलिए आपको कभी भी चेक लिखना या भुगतान के सचेत पांग को महसूस नहीं करना पड़ेगा। यह दिमाग और दृष्टि से बाहर है। औसत डॉलर लागत का आदर्श तरीका इंडेक्स फंड के पोर्टफोलियो में है, जो हर स्टॉक या बॉन्ड के लायक है। इस तरह आप न केवल अनुमान लगाने वाले गेम का त्याग करते हैं कि बाजार कहाँ जा रहा है, बल्कि यह भी कि बाजार के कौन से क्षेत्र और उनके भीतर कौन से विशेष स्टॉक या बॉन्ड सर्वश्रेष्ठ होंगे। मान लीजिए कि आप एक महीने में $500 इन्वेस्ट करते हैं। कुल 3 इंडेक्स फंडों में $300 अमेरिकी डॉलर शेयर बाजार, $100 विदेशी शेयर बाजार, $100 US बॉन्ड में लगाते हैं। आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप लगभग हर निवेश के मालिक हैं। हर महीने, हर घड़ी आप अधिक खरीदते हैं। यदि बाजार गिर गया हो तो आपकी प्रीसेट राशि आगे बढ़ जाती है। इससे पहले महीनों से ज़्यादा शेयर आपको मिलते हैं। यदि बाजार बढ़ गया है तो आपका पैसा आपके लिए कम शेयर खरीदता है। अपने पोर्टफोलियो को स्थायी ऑटो पायलट पर डालकर आप बाजार में अपने होने वाले नुकसान को दूर करते हैं। जब ऐसा लगता है कि बाजार दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है तो आपको अधिक खरीदारी करने से बचाता है। प्रमुख वित्तीय शोध फर्म इवाटसन एसोसिएट्स के अनुसार, यदि आपने सितंबर 1929 की शुरुआत में 500 स्टॉक इंडेक्स में $12,000 का निवेश किया था, तो 10 साल बाद आप केवल $7,223 ही बचा पाए। लेकिन अगर आपने $100 के साथ शुरुआत की होती और हर महीने $100 का निवेश किया होता, तो अगस्त 1939 तक आपका पैसा $15,571 हो गया होता। ये ग्रेट डिप्रेशन और हर समय के सबसे खराब बाजार के रूप में भी अनुशासित खरीद की शक्ति है। एक बार जब आप इंडेक्स फंड के साथ एक स्थायी ऑटो पायलट पोर्टफोलियो बना लेते हैं, तो आप एक रक्षात्मक निवेशक की सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया के साथ हर बाजार प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होंगे। अगर कोई पूछता है कि क्या बॉन्ड स्टॉक से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, तो बस जवाब दें, मुझे नहीं पता और मुझे परवाह नहीं है। आखिरकार आप स्वचालित रूप से दोनों खरीद रहे हैं। क्या हेल्थ केयर स्टॉक उच्च तकनीक वाले स्टॉक से बीमार दिखेंगे? मुझे नहीं पता और मुझे परवाह नहीं है। आप दोनों के स्थायी मालिक हैं। अगला माइक्रोसॉफ्ट क्या है? मुझे नहीं पता और मुझे परवाह नहीं है। जैसा ही यह आपके पास पर्याप्त होगा, यह आपके इंडेक्स फंड में दिखेगा और आप लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। जब वे करते हैं कि विदेशी शेयरों ने अगले साल अमेरिकी शेयरों को हराया, मुझे नहीं पता और मुझे परवाह नहीं है, तो आप उस लाभ को पकड़ सकते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कम कीमतों पर और अधिक खरीदने को मिलेगा। एक स्थायी ऑटो पायलट पोर्टफोलियो आपको
इस भावना से मुक्त करता है कि आपको वित्तीय बाजारों के बारे में क्या करना है, और किसी भ्रम की बजाय यह कहना कि मुझे नहीं पता और मुझे परवाह नहीं है, आपको सक्षम बनाता है। भविष्य के बारे में आप कितना कम जान सकते हैं, इस बारे में ज्ञान आपकी अज्ञानता की स्वीकृति के साथ एक रक्षात्मक निवेशक का सबसे शक्तिशाली हथियार है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। अगर आपने हमारा ये जो चैनल है ये अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन में अगली बुक आपको सुनने को मिल सके। जल्द से जल्द वो बुक आ रही है। धन्यवाद। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। लेखक बेंजामिन ग्राहम। अध्याय 6, इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए पोर्टफोलियो पॉलिसी। नकारात्मक दृष्टिकोण। आक्रामक और रक्षात्मक निवेशक के लिए जो आप करते हैं उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप जो नहीं करते हैं। इस अध्याय में ग्राहम आक्रामक निवेशकों के लिए अपने डू नॉट्स या डोंट्स सूचीबद्ध करते हैं। जंक यार्ड डॉग्स। हाई रिटर्न बॉन्ड, जिन्हें ग्राहम सेकंड ग्रेड या लोअर ग्रेड कहते हैं और आज इसे जंक बॉन्ड कहा जाता है, अपने दिन में ये डिफ़ॉल्ट निवेश के जोखिम को दूर करने के लिए एक व्यक्तिगत निवेशक के लिए बहुत महंगा और बोझिल था। आज हालांकि 130 से अधिक म्यूचुअल फंड जंक बॉन्ड में विशेषज्ञ हैं। ये फंड कार्टलोड द्वारा जंक खरीदते हैं। वे दर्जनों अलग अलग बॉन्ड रखते हैं। ये विविधता की कठिनाई के बारे में ग्राहम की शिकायतों को कम करता है। 1978 के बाद से जंक बॉन्ड बाजार का 4.4% वार्षिक औसत डिफ़ॉल्ट रूप से चला गया, लेकिन उन चूक के बाद भी जंक बॉन्ड ने 10 साल के वार्षिक ट्रेजरी बॉन्ड के लिए 8.6% बनाम 10% की वार्षिक वापसी की है। दुर्भाग्यवश अधिकांश जंक बॉन्ड फंड उच्च शुल्क लेते हैं और आपके निवेश की मूल राशि को संरक्षित करने का खराब काम करते हैं। यदि आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो एक जंक फंड उपयुक्त हो सकता है, जो आपकी पेंशन के पूर्व के लिए अतिरिक्त मासिक आय की तलाश कर रहे हैं और मूल्य में अस्थायी टंबल सहन कर सकते हैं। यदि आप किसी बैंक या अन्य वित्तीय कंपनी में काम करते हैं तो ब्याज दरों में तेज वृद्धि आपके रेज को सीमित कर सकती है या यहाँ तक कि आपकी नौकरी की सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकती है। इसलिए एक जंक फंड जो ब्याज दरों में वृद्धि के दौरान अन्य बॉन्ड फंडों से बेहतर प्रदर्शन करता है के रूप में समझ में आता है, आपके 401 के में एक प्रतिद्वंदी है। एक जंक बॉन्ड फंड, हालांकि बुद्धिमान निवेशक के लिए यह केवल एक मामूली विकल्प दायित्व नहीं है। ग्राहम ने जंक बॉन्ड की तुलना में विदेशी बॉन्ड को बेहतर शर्त नहीं माना। आज हालांकि विदेशी बॉन्ड के एक किस्म में निवेशकों के लिए कुछ अपील हो सकती है जो बहुत सारे जोखिम का सामना कर सकते हैं। लगभग एक दर्जन म्यूचुअल फंड ब्राज़ील, मैक्सिको, नाइजीरिया, रूस और वेनेजुएला जैसे उभरते बाजार देशों में जारी बॉन्ड में विशेषज्ञ हैं। कोई साझेदार निवेशक इस तरह मसालेदार होल्डिंग्स में कुल बॉन्ड पोर्टफोलियो का 10% से अधिक नहीं रखेगा, लेकिन उभरते बाजार बॉन्ड फंड शायद ही कभी अमेरिकी शेयर बाजार के साथ समन्वय में चल पाते हैं। इसलिए वे दुर्लभ निवेशों में से एक हैं जिनके डाउन होने के कारण भी गिरने की संभावना नहीं है। इससे आपको अपने पोर्टफोलियो में आराम का एक छोटा कोना मिल सकता है जब आपको इसकी आवश्यकता हो। जैसा कि हम पहले से ही अध्याय 1 में देख चुके हैं, एक समय में कुछ घंटों के लिए व्यापार होल्डिंग स्टॉक दिन वित्तीय आत्महत्या करने के लिए कभी भी सबसे अच्छे हथियारों में से एक है। आपके कुछ व्यापार पैसे कमा सकते हैं और आपके ज़्यादातर व्यापार पैसे खो देंगे, लेकिन आपका ब्रोकर हमेशा पैसे कमाएगा। और स्टॉक खरीदने या बेचने की आपकी उत्सुकता आपकी रिटर्न को कम कर सकती है। कोई भी जो स्टॉक खरीदने के लिए
बेताब है, वह किसी भी विक्रेता इससे भाग लेने के इच्छुक होने से पहले हाल ही के शेयर मूल्य से 10 सेंट अधिक बोली लगा सकता है। बाजार प्रभार नामक अतिरिक्त लागत आपके ब्रोकरेज स्टेटमेंट पर कभी दिखाई नहीं देती है, लेकिन यह वास्तविक है। यदि आप स्टॉक के 1000 शेयर खरीदने के लिए उत्सुक हैं और आप इसकी कीमत केवल 5 सेंट तक बढ़ाते हैं, तो आपने एक अदृश्य लेकिन बहुत वास्तविक $50 खर्च किया है। फ्लिप पक्ष पर जब घबराहट निवेशक एक स्टॉक बेचने के लिए बेकार है और वे इसे हालिया कीमत से कम के लिए डंप करते हैं, तो बाजार प्रभार फिर से घर पर आ जाता है। व्यापार की लागत आपके रिटर्न को सैंडपेपर के इतने सारे स्वाइप की तरह पहनती है। एक गर्म छोटे स्टॉक को खरीदना या बेचना 2% से 4% हो सकता है। यदि आप एक स्टॉक में $1000 डालते हैं, तो भी शुरू होने से पहले आपकी ट्रेडिंग लागत लगभग $40 खा सकती है। स्टॉक बेचें और आप व्यापार खर्च में 4% अधिक खो सकते हैं। ओह हाँ, एक और बात है, जब आप निवेश के बजाय व्यापार करते हैं, तो आप सामान्य आय में लंबी अवधि के लाभ को बदल लेते हैं। इसमें सब कुछ जोड़ें। एक स्टॉक व्यापारी को स्टॉक खरीदने और बेचने पर कम से कम 10% हासिल करने की आवश्यकता है। अकेले भाग्य से कोई भी ऐसा कर सकता है। इसे अक्सर जुनूनी ध्यान को न्यायसंगत बनाने के लिए पर्याप्त रूप से पर्याप्त होता है। साथ साथ नाइटमेश तनाव उत्पन्न होता है। क्या ये असंभव है? हजारों लोगों ने कोशिश की है और सबूत स्पष्ट है। जितना अधिक आप व्यापार करेंगे, आप उतना ही कम रखें। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वित्त प्रोफेसर ब्रैड बाबर और टेरेंस ओडेन ने एक प्रमुख छूट ब्रोकरेज फर्म के 66,000 से अधिक ग्राहकों के व्यापारिक रिकॉर्ड की जांच की। 1991 से 1996 तक इन ग्राहकों ने 1.9 मिलियन से अधिक का व्यापार किया। अध्ययन में लोगों ने प्रति वर्ष कम से कम 0.5% अंक औसत से कम प्रदर्शित किया, लेकिन व्यापार लागत के बाद सबसे सक्रिय इन व्यापारियों ने प्रति माह अपने स्टॉक होल्डिंग में से 20% से अधिक स्थानांतरित किया। बाजार को हर साल 6.4% अंक से रौंदने के बाद, हालांकि अधिकांश निवेशक जिन्होंने औसत माहौल में अपने कुल होल्डिंग्स का 0.2% कम से कम कारोबार किया है, बाजार की कीमतों के बाद भी एक विस्क द्वारा बाजार को बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहे। अपने दलालों को IRS को अपने लाभ का एक बड़ा हिस्सा देने के बजाय उन्हें लगभग सब कुछ अपने पास रखा। सब स्पष्ट है, कुछ ना करें, वहां खड़े हो जाएं। यह हर किसी के लिए यह स्वीकार करने का समय है कि दीर्घकालिक निवेशक शब्द अनावश्यक है। एक दीर्घकालिक निवेशक ही एकमात्र प्रकार का निवेशक है। कोई भी जो एक समय में कुछ महीनों से अधिक समय तक स्टॉक नहीं रख सकता, वह एक विजेता के रूप में नहीं बल्कि एक पीड़ित के रूप में खत्म हो जाता है। 1990 के दशक में निवेश करने वाले लोगों के दिमाग को जब्त करने वाले समृद्ध त्वरित विषाक्त पदार्थों में से एक सबसे घातक विचार यह था कि आप IPO खरीदकर धन का निर्माण कर सकते हैं। एक IPO एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश है या जनता के लिए कंपनी के शेयर की पहली बिक्री है। पहली बार ब्लूश में IPO में निवेश करना एक अच्छा विचार लगता है। आखिरकार यदि आपने 13 मार्च 1986 को सार्वजनिक होने पर माइक्रोसॉफ्ट के 100 शेयर खरीदे थे, तो 2003 के आरंभ तक आपके $2100 का निवेश $7,20,000 हो गए थे। और वित्त प्रोफेसर जो रिटर और विलियम स्वॉर्ट ने दिखाया है कि यदि आपने जनवरी 1960 में प्रत्येक IPO में कुल $1000 इन्वेस्ट था, तो उस समय के अंत में बेची गई कीमत पर फिर IPO के प्रत्येक लगातार महीने की कमाई में फिर से निवेश किया गया था, तो आपका पोर्टफोलियो 2001 के बाद $533 बिलियन हो गया होता। जिसका मतलब यह है कि अगर आप यह संख्या को कागज पर लिखें तो 533 के पीछे 33 जीरो लगानी पड़ेंगी।
दुर्भाग्यवश माइक्रोसॉफ्ट की तरह आईपीओ के लिए जो एक बड़ा विजेता बन जाता है, वह हजारों हारे हुए हैं। मनोवैज्ञानिक डेनियल कनरमैन और आमोस टर्की ने दिखाया है कि जब मनुष्य किसी घटना की संभावना या आवृत्ति का अनुमान लगाते हैं तो हम इस निर्णय को इस बात पर आधारित नहीं करते हैं कि घटना वास्तव में कितनी बार हुई है, लेकिन पिछले उदाहरण कितने ज्वलंत हैं। जब हम सभी अगली माइक्रोसॉफ्ट खरीदना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम पहले माइक्रोसॉफ्ट को खरीदने से चूक गए थे, लेकिन हम आसानी से इस तथ्य को नज़रअंदाज करते हैं कि अधिकांश अन्य आईपीओ भयानक निवेश थे। यदि आप कभी भी आईपीओ बाजार में दुर्लभ विजेताओं में से एक नहीं बल्कि एक व्यवहारिक असंभवता को याद करते हैं तो आप $533 बिलियन लाभ अर्जित कर सकते थे। अंत में आईपीओ पर अधिकतर उच्च रिटर्न एक विशेष निजी क्लब के सदस्यों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। बड़े निवेश बैंक और फंड हाउस जो स्टॉक को सार्वजनिक व्यापार शुरू करने से पहले प्रारंभिक या अंडरराइटिंग कीमत पर शेयर प्राप्त करते हैं। शेयरों में सबसे बड़ा रन अप अक्सर इतना छोटा होता है कि कई बड़े निवेशकों को भी कोई शेयर नहीं मिल सकता जो वहां बस जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि लगभग हर निवेशक की तरह आप आईपीओ तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, केवल उनके शेयरों ने विशेष प्रारंभिक मूल्य से ऊपर रॉकेट की तरह प्रदर्शन किया है, तो आपके परिणाम जबरदस्त होंगे। 1980 से 2001 तक यदि आपने अपनी पहली सार्वजनिक बंद कीमत पर औसत आईपीओ खरीदा था और 3 वर्षों तक आयोजित किया था, तो आप सालाना 23% से अधिक अंक बाजार से कम प्रदर्शित करेंगे। शायद कोई स्टॉक वीए लिनक्स से बेहतर आईपीओ से समृद्ध होने के सपने को व्यक्त नहीं करता। अगला MSFT LNUX के एक प्रारंभिक मालिक होने का आनंद लिया, अभी खरीदें और अब से 5 साल में रिटायर। 9 दिसंबर 1999 को स्टॉक को $30 की शुरुआती सार्वजनिक पेशकश कीमत पर रखा गया था, लेकिन शेयरों की मांग इतनी क्रूर थी कि जब सुबह नास्डक खोला गया तो वीए लिनक्स ने शुरुआती मालिकों में से किसी ने भी शेयर को तब तक नहीं जाने दिया जब तक कीमत $299 तक ना पहुंच गई। शेयर $320 पर पहुंच गया और $339.25 पर बंद हुआ, जो एक दिन में 697.5% का लाभ था। लेकिन वह लाभ केवल कुछ हद तक संस्थागत व्यापारियों द्वारा अर्जित किया गया था। व्यक्तिगत निवेशक लगभग पूरी तरह से जमे हुए थे। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आईपीओ खरीदना एक बुरा विचार है, क्योंकि यह झूठे तौर पर ग्राहम के सबसे मौलिक नियमों में से एक का उल्लंघन करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने अन्य लोग स्टॉक खरीदना चाहते हैं। आपको केवल तभी खरीदना चाहिए जब स्टॉक एक वांछनीय व्यवसाय का मालिक बनने का एक सस्ता तरीका हो। पहले दिन की चोटी पर निवेशक वीए लिनक्स के शेयरों का कुल $12.7 बिलियन पर मूल्यांकन कर रहे थे। कंपनी का कारोबार क्या लायक था? 5 साल से भी कम उम्र के वीए लिनक्स ने अपने सॉफ्टवेयर और सेवाओं के 44 मिलियन अमेरिकी डॉलर के संचयी कुल शेयर बेचे थे, लेकिन इस प्रक्रिया में $25 मिलियन खो दिए गए थे। हालिया वित्तीय तिमाही में वीए लिनक्स ने बिक्री में $15 मिलियन कमाए थे, लेकिन उन पर $10 मिलियन खो दिए गए थे। तब यह कारोबार हर डॉलर में लगभग 70 सेंट खो रहा था। वीए लिनक्स का संचित घाटा $30 मिलियन था। यदि वीए लिनक्स एक निजी कंपनी है जो उस व्यक्ति के स्वामित्व में है जो अगले दरवाजे पर रहता है, और वह पैकेट बाड़ पर झुक गया और पूछा कि आप अपने संघर्ष से छोटे व्यवसाय को अपने हाथों से लेने के लिए कितना भुगतान करेंगे, तो क्या आप जवाब देंगे, ओह $12.7 बिलियन, मुझे इससे कोई संभव नहीं लगता? या फिर आप विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हैं, अपने बारबेक्यू ग्रिल पर वापस आते हैं और आश्चर्य करते हैं कि पृथ्वी पर आपका कोई पड़ोसी धूम्रपान कर रहा था? विशेष रूप से
अपने फैसले पर निर्भर करते हुए हम में से कोई भी मृतक को लगभग $13 बिलियन का भुगतान करने के लिए सहमत नहीं होगा। लेकिन जब हम निजी तौर पर सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक होते हैं तो मूल्यांकन अचानक लोकप्रिय प्रतियोगिता बन जाता है, जो तो स्टॉक की कीमत उस व्यापार के मूल्य से अधिक महत्वपूर्ण लगती है जो इसका प्रतिनिधित्व करती है। जब तक कोई अन्य स्टॉक के लिए आपके द्वारा किए गए भुगतान से अधिक भुगतान करेगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यवसाय क्या लायक है। व्यापार के पहले दिन एक रॉकेट की तरह ऊपर जाने के बाद वीए लिनक्स एक मक्खन वाली ईंट की तरह नीचे आया। 9 दिसंबर 2002 तक स्टॉक के $239.50 के 3 दिन बाद वीए लिनक्स प्रति शेयर $1.19 पर बंद हुआ। साक्ष्य के आधार पर निष्पक्ष वजन बुद्धिमान निवेशक को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि आईपीओ केवल प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए खड़ा नहीं है, अधिक सटीक रूप से यह भी निम्न के लिए शॉर्टेड है। यह शायद अधिक मूल्यवान है, केवल कल्पनात्मक लाभ, अंदरूनी निजी अवसर या बेवकूफ, निरर्थक और अपमानजनक। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, लेखक बेंजामिन ग्राहम। अध्याय 7, इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए पोर्टफोलियो पॉलिसी। सकारात्मक पक्ष। एक महान भाग्य बनाने के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। जब आप इसे प्राप्त कर लेते हैं तो इसे बनाए रखने के लिए 10 गुना अधिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। नाथन मेयर, रोथस्चाइल्ड्स। टाइमिंग कुछ भी नहीं है। एक आदर्श दुनिया में बुद्धिमान निवेशक केवल तभी स्टॉक खरीदेगा जब वे सस्ते होंगे, और जब वे ओवरलाइड हो जाएंगे तब उन्हें वो बेच देंगे। फिर बॉन्ड और नकदी के बंकर को छेड़ने का प्रयास करेंगे जब तक कि स्टॉक फिर से खरीदने लायक सस्ता ना हो जाए। 1966 से 2001 के अंत तक एक अध्ययन में दावा किया गया था कि स्टॉक में लगातार $1 के निवेश को रखने से यह $11.71 का हो गया था। लेकिन यदि आपने प्रत्येक वर्ष के 5 सबसे बुरे दिनों में से पहले अपने स्टॉक से इसे बाहर निकाल लिया था तो आपका मूल $1,987.12 हो गया होता। सबसे जादुई बाजार विचारों की तरह यह हाथ की सफाई पर आधारित है। वास्तव में आप कैसे बुरे दिन आने से पहले पता लगा सकते हैं कि कौन से दिन सबसे बुरे दिन होंगे। 7 जनवरी 1973 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने देश के शीर्ष वित्तीय पूर्व अनुमानकर्ताओं में से एक के साथ एक इंटरव्यू दिखाया जिसने निवेशकों से बिना किसी हिचकिचाहट के शेयर खरीदने का आग्रह किया। ये बहुत ही दुर्लभ बात है कि आप इस घोषणा को सुनने के बाद भी अयोग्य हो सकते हैं। फोरकास्टर का नाम एलन ग्रीनस्पैन था और यह बहुत दुर्लभ है कि उन्होंने हर उसको अयोग्य ठहराया जो इस पल का लाभ ना उठा सके, वो चाहे फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष भी क्यों ना थे। ग्रेट शेयर बाजार के डिप्रेशन के बाद 1973 और 1974 आर्थिक विकास के लिए सबसे खराब साल थे। क्या पेशेवर एलन ग्रीनस्पैन की तुलना में किसी भी समय बाजार को बेहतर बना सकते हैं? 3 दिसंबर 2001 को RM लैरी एंड कंपनी की मार्केट टाइमिंग फर्म के अध्यक्ष केट लेरी ली ने कहा, मुझे नहीं लगता कि अधिकांश गिरावट के पीछे पड़ने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि 2002 की पहली तिमाही के लिए स्टॉक बढ़िया लग रहा है। की भविष्यवाणी करते हुए अगले 3 महीनों में शेयरों ने औसतन 0.28% रिटर्न अर्जित किया, जिसने नकदी से 1.5% अंडर परफॉर्म किया। इस विचार में लेरी अकेली नहीं है।
ड्यूक विश्वविद्यालय के 2 वित्त प्रोफेसरों के एक साथ अध्ययन में पाया गया कि यदि आपने सभी बाजार टाइमिंग न्यूज़लेटर्स के सर्वश्रेष्ठ 10% की सिफारिशों का पालन किया होता तो आपने 1991 से 1995 तक 12.6% वार्षिक रिटर्न अर्जित की होती। लेकिन अगर आपने उन्हें अनदेखा किया और आपने पैसे को स्टॉक इंडेक्स फंड में रखा होता तो आपको 16.4% की आय होती। जैसा कि डेनिश दार्शनिक सोरेन क्रिकेगार्ड ने उल्लेख किया है, जीवन को केवल बीते समय से ही समझा जा सकता है, लेकिन इसे भविष्य में ही जीना चाहिए। पीछे मुड़कर देखें, आप हमेशा वही देख सकते हैं जब आपने अपने शेयरों को खरीदना और बेचना चाहिए था। लेकिन आप इसे देखकर सोच में ना पड़ जाएं। जब आप वास्तविक समय में इसे देख रहे हों, बस केवल इसमें अंदर जाना है और तुरंत बाहर निकलना है। वित्तीय बाजारों में हमेशा के लिए 2020 की बाधा रही है, लेकिन दूरदर्शिता कानूनी रूप से अंधी होती है। इसलिए अधिकांश निवेशकों के लिए बाजार का समय जानना व्यावहारिक और भावनात्मक रूप से असंभव होता है। क्या चल रहा है? जो स्टॉक अंतरिक्ष यान की तरह गति पकड़ते हैं, वे जैसे ही पृथ्वी के समताप मंडल में आगे बढ़ते हैं तो ग्रोथ स्टॉक अक्सर गुरुत्वाकर्षण को चीर कर आगे बढ़ जाते हैं। आइए 1990 के सबसे हॉट ग्रोथ शेयरों में से 3 के स्टार्च कटरीज पर नज़र डालें, जो हैं जनरल इलेक्ट्रिक, होम डिपो और सन माइक्रो सिस्टम्स। 1995 से 1999 तक प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक में बड़ा और अधिक लाभदायक साबित हुआ। सन का राजस्व दोगुना हो गया, होम डिपो का दुगने से अधिक हो गया। वैल्यू लाइन के अनुसार जीई का राजस्व 29% बढ़ गया, इसकी कमाई 65% बढ़ी। होम डिपो और सन की प्रति शेयर आय लगभग 3 गुना हो गई। लेकिन कुछ और हो रहा था जिसने ग्राहम को एक बार भी हैरान नहीं किया। जितनी तेज़ी से ये कंपनियां बढ़ी, उनके शेयर उतने ही महंगे होते गए, और जब स्टॉक कंपनियों की तुलना में तेज़ी से बढ़ता है तो निवेशक हमेशा मुसीबत में होते हैं। जैसे कि ग्राहम बताते हैं कि एक महान कंपनी तब एक महान निवेश नहीं होती है जब आप स्टॉक के लिए बहुत अधिक भुगतान करते हैं। जितना अधिक स्टॉक बढ़ता है उतना ही ऊपर जाने की संभावना है, लेकिन उस सहज विश्वास को वित्तीय भौतिकी के एक मौलिक कानून द्वारा स्पष्ट रूप से विरोधाभासी माना जाता है। जितना बड़ा वे प्राप्त करते हैं उतनी ही धीमी गति से बढ़ते हैं। $1 बिलियन कंपनी अपनी बिक्री को काफ़ी आसानी से दोगुनी कर सकती है, लेकिन $50 बिलियन की कंपनी बनाने के लिए $50 बिलियन व्यवसाय की कंपनी कहाँ से ला सकती है? ग्रोथ स्टॉक तब खरीदने लायक होते हैं जब उनकी कीमतें उचित होती हैं, लेकिन जब उनकी कीमत रेशो अनुपात 25 से 30 अधिक हो जाती है तब वे बदसूरत हो जाते हैं। जैसे पत्रकार कैरोल लूमिस ने पाया कि 1960 से 1999 तक फॉर्च्यून 500 की सूची में सबसे बड़ी 150 कंपनियों में से केवल 8 ही 2 दशकों से सालाना औसत कमाई कम से कम 15% अर्जित करने में सफल रही। 5 दशक के आंकड़ों को देखते हुए सैनफोर्ड सी बर्नस्टीन एंड कंपनी की शोध फर्म ने दिखाया कि बड़ी अमेरिकी कंपनियों के केवल 10% ने कम से कम लगातार 5 वर्षों तक अपनी कमाई में 20% की वृद्धि की, जो 10 साल के लिए केवल 3% कंपनियों ने 20% की वृद्धि हुई थी। और ख़ास बात यह है कि एक भी कंपनी ने इसे लगातार 15 साल तक ऐसा नहीं किया था। 1951 से लेकर 1998 के हजारों अमेरिकी शेयरों में से एक अकादमिक अध्ययन में पाया गया कि 10 साल की अवधि में शुद्ध कमाई में औसतन 9.7% सालाना वृद्धि हुई, लेकिन सबसे बड़ी 20% कंपनियों के लिए कमाई केवल 9.3% की वार्षिक औसत से बढ़ी। यहाँ तक कि कई कॉरपोरेट नेता इन बाधाओं को समझने में विफल रहते हैं। हालांकि बुद्धिमान निवेशक बड़े विकास शेयरों में दिलचस्पी लेता है जब वे अपनी सबसे लोकप्रिय परिस्थिति में नहीं होते हैं, लेकिन जब कुछ गलत हो जाता है
तो जैसे जुलाई 2002 में जॉनसन एंड जॉनसन ने घोषणा की कि संघीय नियामक अपने एक दवा कारखाने में झूठे रिकॉर्ड के आरोपों की जांच कर रहे थे और एक ही दिन में स्टॉक ने 16% की गिरावट आ गई। पिछले 12 महीनों की कमाई 24 गुना से घटकर J&J की हिस्सेदारी महज 20 गुना रह गई। उस निचले स्तर पर जॉनसन एंड जॉनसन एक बार फिर से एक ग्रोथ स्टॉक बन सकता था, जिसके विकास के लिए यह एक उदाहरण है, जिसे ग्राहम अपेक्षाकृत अलोकप्रिय बड़ी कंपनी कहते हैं। अच्छी कीमत में बढ़िया कंपनी खरीदें। क्या आपको सभी अंडे एक टोकरी में रखने चाहिए? एंड्रयू कार्नेगी ने एक सदी पहले कहा था कि अपने सभी अंडों को एक टोकरी में रखें और फिर उस टोकरी को देखते रहें, अपने शॉट को बिखेरो मत। जीवन की महान सफलताएं एकाग्रता से बनती हैं। जैसे कि ग्राहम बताते हैं, आम शेयरों से वास्तव में बड़े भाग्य उन लोगों द्वारा बनाए गए जिन्होंने अपना सारा पैसा एक निवेश में लगाया था जिसे वे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। अमेरिका के लगभग सभी सबसे अमीर लोग एक एकल उद्योग या एक एकल कंपनी में केंद्रित निवेश में अपनी संपत्ति का पता लगाते हैं। 1982 से जब तक उदाहरण के तौर पर देखें तो फोर्ब्स 400 सबसे अमीर अमेरिकियों की सूची में से लगभग सभी ने अब तक अनडाइवर्सिफाइड फॉर्च्यून से ही डोमिनेट रहे हैं। हालांकि लगभग कोई छोटी किस्मत इस तरह से नहीं बनाई गई है और ना ही इस तरह से कोई बड़े भाग्य लिखे गए हैं। कार्नेगी ने जो ले करने के लिए उपेक्षा की है वह यह है कि एकाग्रता जीवन की अधिकांश महान असफलताओं को भी बनाती है। फोर्ब्स की रिच लिस्ट पर फिर से नज़र डालें। 1982 में वापस फोर्ब्स 400 के सदस्यों का औसत मूल्य $230 मिलियन था। 2002 के फोर्ब्स 400 पर इसे बनाने के लिए औसत 1982 के सदस्य को अपने धन का केवल 4.5% औसत वार्षिक रिटर्न अर्जित करने की आवश्यकता थी। इस अवधि के दौरान जब बैंक खातों की तुलना में कहीं अधिक कमाई हुई और शेयर बाजार में 13.2% का वार्षिक औसत प्राप्त किया। क्या आप जानते हैं कि 1982 से फोर्ब्स 400 में से कितने भाग्यशाली अमीर 20 साल बाद सूची में बने रहे? मूल सदस्यों में से केवल 64 और 2002 की सूची में अभी भी 16% हैं जो अपने सभी अंडे एक टोकरी में रखे हुए हैं, जो उन्हें पहली बार सूची में मिल गए थे, जैसे तेल, गैस या कंप्यूटर जैसे उद्योगों में। जो हार्डवेयर या बुनियादी निर्माण या अन्य सभी मूल सदस्य इनसे दूर हो गए। जब कठिन समय हिट होता है तो इन लोगों में से कोई भी लगभग सभी बड़े लाभों के बावजूद जो बहुत सारा धन ला सकते हैं, उन्हें ठीक से तैयार किए गए थे। वे केवल खड़े होकर क्रंच कर सकते थे और लगातार बदलती अर्थव्यवस्था के कारण क्रंच पर खड़े रह सकते थे। बार्गेन बिन। आप सोच सकते हैं कि हमारी अंतहीन नेटवर्क की दुनिया में यह उन शेयरों की एक सूची बनाने और ख़रीदने के लिए है जो ग्राहम के मानदंडों को पूरा करते हैं। हालांकि इंटरनेट में से एक मदद मिल सकती है, फिर भी आपको बहुत से काम हाथ से करने होंगे। आज के इकोनॉमिक्स टाइम की एक प्रति लें, मनी एंड इन्वेस्टिंग सेक्शन पर जाएं और शेयरों की वो सूची देखें जो पिछले साल से इस साल निचले स्तर पर थे। इन्हें देखने के लिए BSE, NSE और नैस्डैक स्कोर कार्ड पर एक नज़र डालें। यह देखें कि क्या कोई शेयर नेटवर्किंग कैपिटल मूल्य से कम पर बिक रहे हैं। EDGAR डेटाबेस से सबसे हालिया त्रैमासिक या वार्षिक रिपोर्ट डाउनलोड करें। कंपनी की मौजूदा परिसंपत्तियों से किसी भी पसंदीदा स्टॉक और दीर्घकालिक ऋण सहित अपनी कुल देनदारियों को घटाएं। उच्च तकनीक और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों से अधिकांश स्टॉक हाल ही में काफ़ी संख्या में लिस्टेड हुए हैं। उदाहरण के लिए 31 अक्टूबर 2002 तक कॉमर्स टेक्नोलॉजी के पास वर्तमान संपत्ति में $2.4 बिलियन और कुल देनदारियों में $1.0 बिलियन थे, जिससे यह शुद्ध कार्यशील पूंजी $1.4 बिलियन थी।
स्टॉक के 190 मिलियन से कम शेयरों के साथ और $8 प्रति शेयर के तहत एक शेयर की कीमत के साथ कॉमर्स का कुल बाजार पंजीकरण $1.4 बिलियन से कम था। कॉमवर्ट के नकदी और इन्वेंट्री के मूल्य से अधिक स्टॉक की कीमत के साथ कंपनी का चल रहा व्यापार अनिवार्य रूप से कुछ भी नहीं बेच रहा था। जैसा कि ग्राहम को पता था, आप अभी भी कॉमर्स जैसे स्टॉक पर पैसा खो सकते हैं। यही कारण है कि आपको उन्हें केवल तभी खरीदना चाहिए जब आपको वे एक समय में 1 दर्जन मिल सकते हैं और आप उन्हें धैर्यपूर्वक पकड़ कर रख सकते हैं। लेकिन बहुत ही कम मौक़ों पर जब मिस्टर मार्केट कई सच्चे सौदेबाजों को पैदा करता है, तो आप पैसा बनाने के लिए निश्चिंत हो सकते हैं। आपकी विदेश नीति क्या है? विदेशी शेयरों में निवेश करना बुद्धिमान निवेशक के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से उचित है। क्यों? आइए थोड़ा विचार करके देखें। यह 1999 का अंत है और आप जापानी हैं। यह तथ्य यह है। पिछले 10 वर्षों में आपके शेयर बाजार ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 17.5% वार्षिक लाभ के साथ 21.2% की वार्षिक औसत प्राप्त की है। जापानी कंपनियां संयुक्त राज्य अमेरिका में कंकड़ बीच गोल्फ कोर्स से रॉकफेलर सेंटर तक सब कुछ खरीद रही हैं। इस बीच ड्रेक्सल, वर्नम, लैम्बर्ट, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका और टेक्सको जैसी अमेरिकी फर्में दिवालिया हो रही हैं। अमेरिकी उच्च तकनीक उद्योग डूब रहा है। जापान फल फूल रहा है। 1989 में उगते सूरज की भूमि में आप केवल यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सुशी वेंडिंग मशीनों के बाद से जापान के बाहर निवेश करना सबसे कठिन विचार है। स्वाभाविक रूप से आप अपना सारा पैसा जापानी शेयरों में डालते हैं। परिणाम यह होता है कि आप अगले दशक में आप अपने पैसे का लगभग 2/3 हिस्सा खो देते हैं। सीख यह है कि ऐसा नहीं है कि आपको कभी जापान जैसे विदेशी बाजारों में निवेश नहीं करना चाहिए, बल्कि जापानी को अपना सारा पैसा घर पर नहीं रखना चाहिए और ना ही आपको भी इसे घर पर रखना चाहिए। यदि आप संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करते हैं और जहां अमेरिकी डॉलर में भुगतान किया जाता है, तो आप पहले से ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर एक बहुस्तरीय दांव लगा रहे हैं। विवेकपूर्ण रूप से आपको अपना निवेश पोर्टफोलियो कहीं और लगाना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि कोई भी कहीं भी और कभी भी यह नहीं जानता कि भविष्य में मार्केट बेहतर कहाँ रहने वाली है, घर पर है या विदेश में। अपने स्टॉक मनी का 1/3 हिस्सा उन म्यूचुअल फंड में लगाएं जो विदेशी स्टॉक रखते हैं। ये जोखिम के खिलाफ सुरक्षा में हमारी मदद करते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। अध्याय 8, इन्वेस्टर और मार्केट फ्लक्चुएशन। जो लोग लोकप्रिय होना चाहते हैं, उनकी खुशी दूसरों पर निर्भर करती है। खुशी की चाहत रखने वालों की खुशी उनके नियंत्रण से बाहर के मूड के साथ होती है, लेकिन बुद्धिमानों की खुशी अपने स्वयं के स्वतंत्र कृत्यों से बढ़ती है। मार्कस अरेलियस। डॉक्टर जयकाल और मिस्टर बाजार। ज़्यादातर समय बाजार ज़्यादातर शेयरों के मूल्य निर्धारण में सटीक होता है। लाखों खरीदार और विक्रेता सही कीमत पर कंपनियों के मूल्य निर्धारण में औसतन अच्छा काम करते हैं, लेकिन कभी कभी कीमत सही नहीं होती, इसलिए निर्णय गलत हो जाते हैं। ऐसे समय में ग्राहम कहते हैं कि शेयर मार्केट की छवि को समझने की ज़रूरत होती है, जिसमें शायद सबसे शानदार मेटाफोर जो यह समझाने के लिए बनाया गया है कि स्टॉक कैसे गलत हो सकते हैं। मैनिक डिप्रेसिव मिस्टर मार्केट हमेशा स्टॉक के मूल्यांकन के हिसाब से या उस तरह कीमत नहीं देता है जिस तरह एक निजी खरीदार एक व्यवसाय को महत्व देगा। इसके बजाय जब स्टॉक बढ़ रहा होता है तो वह खुशी से अपने उद्देश्य मूल्य यानी
ऑब्जेक्टिव वैल्यू से अधिक भुगतान करता है, और जब स्टॉक नीचे जा रहे होते हैं तो वह उन्हें उनके वास्तविक मूल्य यानी ट्रू वर्थ से कम के लिए डंप करने के लिए बेताब रहता है। क्या मिस्टर मार्केट अभी भी आसपास है? क्या वह अभी भी दुविधा रूबी है? तुम शर्त लगा रहे हो? वह है 17 मार्च 2002 को इंक टमी कॉरपोरेशन के शेयर ने $231.625 का नया हाई लेवल छुआ। चूंकि वे पहली बार सन जून 1998 में बाजार में आए थे, इसलिए इंटरनेट मार्च सॉफ्टवेयर कंपनी के शेयरों में लगभग 19% की वृद्धि हुई थी। दिसंबर 1999 के बाद के कुछ हफ्तों में स्टॉक लगभग 3 गुना हो गया था। इंक टमी ऐसा क्या चल रहा था जो कारोबार को इतना मूल्यवान बना रहा था? उत्तर लगभग स्पष्ट था, अभूतपूर्व रूप से तेजी से विकास। दिसंबर 1999 में समाप्त होने वाली तिमाही में इंक टमी ने उत्पादों और सेवाओं की $36 मिलियन की बिक्री की। इसने पूरे वर्ष 1998 की समाप्ति तक इसके अधिक बिक्री की। यदि इंक टमी पिछले 12 महीने की विकास दर को केवल 5 और वर्षों तक बनाए रख सकता तो रेवेन्यू प्रति माह $36 मिलियन एक तिमाही से $5 बिलियन तक विस्फोटक होता। इस दृष्टि से इस तरह की वृद्धि से शेयर तेजी से ऊपर चला गया जितना दूर उसे जाना निश्चित था। लेकिन इंक टमी के स्टॉक के साथ अपने इस प्रेम संबंध में शेयर मार्केट अपने व्यवसाय के बारे में कुछ अनदेखी कर रहा था। कंपनी बहुत सारा पैसा गंवा रही थी। इसने हालिया तिमाही में $6 मिलियन गंवाए। उससे पहले 12 महीनों में $24 मिलियन और उससे पहले वाले वर्ष में $24 मिलियन का नुकसान उठाया था। अपने पूरे मार्केट जीवन काल में इंक टमी ने कभी भी अपने मुनाफे से पैसा नहीं कमाया था। फिर भी 1 मार्च 2000 को शेयर मार्केट ने कुल $25 बिलियन के इस छोटे व्यवसाय को महत्व दिया। और फिर मिस्टर मार्केट अचानक बुरे सपने की चपेट में आ गया। 30 दिसंबर 2002 को $231.625 प्रति शेयर की ऊंची छलांग के ठीक 2.5 साल बाद इंक टमी का शेयर 25 सेंट पर बंद हुआ। कुल बाजार मूल्य $25 बिलियन से गिरकर $40 मिलियन से भी कम हो गया। क्या इंक टमी का कारोबार खत्म हो गया था? हरगिज नहीं। पिछले 12 महीने में कंपनी ने $113 मिलियन का रेवेन्यू अर्जित किया था। तो क्या बदल गया था? केवल मिस्टर मार्केट का मिजाज। 2002 की शुरुआत में निवेशक इंटरनेट पर इतने अनियंत्रित थे कि उन्होंने कंपनी के रेवेन्यू के 250 गुना इंक टमी के शेयरों की कीमत लगाई। अब हालांकि वे इसके रेवेन्यू का केवल 0.35 गुना भुगतान करेंगे। श्री मार्केट ने डॉक्टर जयकाल से मिस्टर हाइट तक की यात्रा की थी और हर उस स्टॉक को बुरी तरह से रौंद दिया था जिसने उसे मूर्ख बनाया था। लेकिन मिस्टर मार्केट उनके इस गुस्से में जायज़ नहीं था जितना कि वह अपने उन्मादीपन में था। 23 दिसंबर 2002 को याहू इंक ने घोषणा की कि वह इंक टमी को $1.65 प्रति शेयर में खरीदेगा। 30 सितंबर को इंक टमी के स्टॉक मूल्य का लगभग 7 गुना था। इतिहास शायद यह दिखाएगा कि याहू ने मोलभाव किया था। जब श्री मार्केट स्टॉक को इतना सस्ता कर देता है तो यह कोई आश्चर्य नहीं है कि पूरी कंपनियां उसके तहत सही खरीद कर लेती हैं। अपने लिए सोचें, क्या आप स्वेच्छा से एक सर्टिफिकेट धारी को सप्ताह में कम से कम 5 बार यह बताने के लिए अनुमति देंगे कि आपको ठीक उसी तरह महसूस करना चाहिए जिस तरह से वह महसूस करता है? क्या आप कभी इस बात के लिए सहमत होंगे कि वह सिर्फ इसलिए व्यर्थ है कि वह गलत है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि वह सोचता है कि आपको भी गलत होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप अपने अनुभवों और अपने विश्वासों के आधार पर अपने स्वयं के भावनात्मक जीवन को नियंत्रित करने के अपने अधिकार पर जोर देते हैं। लेकिन जब उनके वित्तीय जीवन की बात आती है
तो लाखों लोग श्री मार्केट को बताते हैं कि उन्हें कैसे महसूस करना है और क्या करना है। इस तथ्य के बावजूद कि समय समय पर वह एक फ्रूट केक से अधिक पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। 1999 में जब मिस्टर मार्केट प्रसन्नता से चिल्ला रहा था कि अमेरिकी कर्मचारियों ने अपने 401 के सेवानिवृत्ति योजनाओं में औसतन 8.6% तनख्वाह का निर्देशन किया। साल 2002 के बाद मिस्टर मार्केट ने 3 साल के स्टॉक को कचरे के थैले में रखकर खर्च किया। तब औसत योगदान दर लगभग 1/4 घटकर सिर्फ 7% रह गई। जितना सस्ता स्टॉक मिला उतने ही उत्सुक लोग उन्हें खरीदने के लिए तैयार हुए, क्योंकि वे अपने लिए सोचने के बजाय मिस्टर मार्केट की नकल कर रहे थे। बुद्धिमान निवेशक को पूरी तरह से शेयर बाजार की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। इसके बजाय आपको उसके साथ व्यापार करना चाहिए, लेकिन केवल इस हद तक कि यह आपके हितों की सेवा करता रहे। श्री मार्केट का काम आपको कीमतें प्रदान करना है। आपका काम यह तय करना है कि आपके लाभ या हानि को देखते हुए उचित खरीद या बेच करना। आपको उसके साथ केवल इसलिए व्यापार नहीं करना है क्योंकि वह लगातार आपसे मांगता रहता है। मिस्टर मार्केट को अपना मालिक होने से इनकार करके आप उसे अपने नौकर में बदल देते हैं। आखिरकार जब वह मूल्यों को नष्ट करता हुआ प्रतीत होता है तब भी वह उन्हें कहीं और पैदा कर रहा होता है। 1999 में विश्लेषक 5000 इंडेक्स अमेरिकी स्टॉक प्रदर्शन का सबसे बड़ा माप था। प्रौद्योगिकी और दूरसंचार शेयरों द्वारा संचालित 23.8%, लेकिन विलशेयर इंडेक्स में 7234 शेयरों में से 3743 शेयर बढ़ने के बावजूद मूल्य में गिरावट आई, जबकि उन उच्च तकनीक और दूरसंचार शेयरों को एक रेस कार के हुड की तुलना में 1 अगस्त की दोपहर में गर्म किया गया था। हजारों पुरानी अर्थव्यवस्था के शेयर कीचड़ में जमे हुए थे, सस्ता और सस्ता हो रहा था। CMGI का स्टॉक इनक्यूबेटर या इंटर्न स्टार्ट अप फर्मों के लिए होल्डिंग कंपनी 1999 में आश्चर्यजनक रूप से 939.9% हो गया। इस बीच वर्कशायर हैथवे होल्डिंग कंपनी, जिसके माध्यम से ग्राहम के सबसे बड़े शिष्य वॉरेन बफेट, जो कोका कोला, जीलेट, वॉशिंगटन पोस्ट जैसी कंपनियों जैसे पुराने अर्थव्यवस्था के दिग्गजों के मालिक हैं, जो 24.9% तक गिर गए। लेकिन तब, जैसा कि यह अक्सर होता है, बाजार में अचानक मूड स्विंग हुआ और 2002 के माध्यम से 1999 के सबसे खराब शेयर साल 2000 के सितारे बन गए। उन 2 होल्डिंग्स कंपनियों के रूप में CMGI ने साल 2002 में 96%, 2001 में 1 और 70.9% और अभी भी 2002 में 39.8% अधिक, जिसने 99.3% का संचयी नुकसान खो दिया। वर्कशायर हैथवे ने 2000 में 26.6% और 2001 में 3.5% की वृद्धि की। फिर 2002 में मामूली 3.8% का नुकसान हुआ और 30% का संचयी लाभ। क्या आप अपने खेल से आगे बढ़ सकते हैं? ग्राहम की सबसे शक्तिशाली अंतर्दृष्टि में से एक यह है कि जो निवेशक अपने आप को अपनी होल्डिंग में बाजार की गिरावट से चिंतित होने की अनुमति देता है, वह अपने बुद्धिमान बुनियादी लाभ को मूल नुकसान में बदल रहा है। मूल लाभ यानी बेसिक एडवांटेज। इन शब्दों से ग्राहम का क्या अर्थ है? उनका मतलब है कि बुद्धिमान व्यक्तिगत निवेशक को यह चुनने की पूरी स्वतंत्रता है कि वह शेयर मार्केट का पालन करे या नहीं। आपके पास खुद के लिए सोचने में सक्षम होने की लग्जरी है। हालांकि विशिष्ट मनी मैनेजर के पास शेयर मार्केट के हर कदम की नकल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जो हाई खरीदता है और कम बेच रहा है, जो अपने अनिश्चित चरणों में लगभग नासमझ है। यहाँ कुछ हैंडीकैप म्यूचुअल फंड मैनेजर और अन्य पेशेवर निवेशक हैं जो इस प्रकार हैं। प्रबंधन के तहत अरबों डॉलर के साथ उन्हें सबसे बड़े शेयरों की ओर बढ़ना चाहिए। केवल वे ही मल्टी डॉलर की मात्रा में खरीद सकते हैं
और जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो को भरने की ज़रूरत है। इस प्रकार कई फंड्स कुछ ही ओवरप्राइज्ड दिग्गजों के मालिक हैं। बाजार में तेजी के साथ निवेशक फंड में और पैसा डालते हैं। प्रबंधकों ने उस नई नकदी का उपयोग उन शेयरों को खरीदने के लिए किया है जो पहले से ही उनके पास हैं, जो कीमतों को और भी अधिक खतरनाक ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। यदि फंड निवेशक बाजार में गिरावट आने पर अपने पैसे वापस मांगते हैं तो प्रबंधकों को उन्हें नकद निकालने के लिए स्टॉक बेचने की आवश्यकता हो सकती है। जिस तरह फंड्स को एक बढ़ते बाजार में इन्फ्लेटेड प्राइसेस पर स्टॉक खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है, वैसे ही वे मजबूर विक्रेता बन जाते हैं क्योंकि स्टॉक फिर से सस्ते हो जाते हैं। कई पोर्टफोलियो प्रबंधकों को बाजार की धड़कन के लिए बोनस मिलता है, इसलिए वे S&P 500 इंडेक्स जैसे बेंचमार्क के खिलाफ अपने रिटर्न को जानबूझकर मापते हैं। यदि कोई कंपनी एक इंडेक्स में जुड़ जाती है तो सैकड़ों फंड उसे अनिवार्य रूप से खरीदते हैं। फंड मैनेजर को जल्दी से स्पेशलाइजेशन की उम्मीद है। जिस तरह दवा में सामान्य चिकित्सक ने बाल रोग विशेषज्ञ और जियाट्रिक ऑटोलरिंगोलॉजिस्ट को रास्ता दिया है, फंड मैनेजर्स को केवल छोटे ग्रोथ स्टॉक या केवल मिड साइज वैल्यू स्टॉक या कुछ और नहीं बल्कि लार्ज ब्लैंड स्टॉक खरीदने चाहिए। यदि कोई कंपनी बहुत ज़्यादा खरीदती है या बहुत छोटी कंपनी खरीदती है या बहुत सस्ते या बहुत थोड़े खरीदती है तो फंड को इसे बेचना पड़ता है, भले ही प्रबंधक स्टॉक से प्यार करता हो। इसका कोई कारण नहीं है कि आप पेशेवरों के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते। आप क्या नहीं कर सकते? अपने खेल में पेशेवरों को हरा सकते हैं। पेशेवर अपना खेल भी नहीं जीत सकते हैं। आप इसे क्यों खेलना चाहते हैं? यदि आप उनके नियमों का पालन करते हैं तो आप हार जाएंगे, क्योंकि आप शेयर मार्केट के एक खास दास के रूप में पेशेवरों के रूप में समाप्त हो जाएंगे। इसके बजाय पहचानने के समझदारी से निवेश करना अनियंत्रण को नियंत्रित करने के बारे में है। आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि आपके द्वारा खरीदे गए शेयर या फंड आज, अगले हफ्ते, इस महीने या इस साल बाजार में बेहतर प्रदर्शन करेंगे या नहीं। अल्पावधि में आपके रिटर्न हमेशा शेयर मार्केट और उनके स्वामियों के लिए बंधक होंगे, लेकिन आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। आपकी ब्रोकरेज लागत कभी कभी धैर्यपूर्वक और सस्ती ट्रेडिंग करके आप इसे कम कर सकते हैं। आपकी ओनरशिप कॉस्ट अत्यधिक वार्षिक खर्चों के साथ म्यूचुअल फंड खरीदने से इनकार करके, अपनी उम्मीदों में यथार्थवाद का उपयोग करके, अपने रिटर्न का अनुमान लगाने के लिए ज़्यादा कल्पना नहीं करके, आपका जोखिम आपकी कुल संपत्ति का कुछ हिस्सा शेयर बाजार में डालकर, डाइवर्सिफाई करके और रीबैलेंसिंग करके, आपके टैक्स बिल्स कम से कम 1 वर्ष के लिए और जब भी संभव हो कम से कम 5 वर्ष के लिए अपने पूंजी लाभ देयता को कम करने के लिए शेयरों को होल्ड करके, और सबसे बढ़कर आपके अपने व्यवहार से। यदि आप फाइनेंशियल टीवी देखते हैं या अधिकांश मार्केट एडिटोरियम को पढ़ते हैं तो आप सोचते हैं कि निवेश किसी प्रकार का खेल है या युद्ध है या शत्रुतापूर्ण जंगल में जीवित रहने जैसा संघर्ष है, लेकिन अपने खेल में दूसरों की पिटाई के बारे में सोचना निवेश नहीं है। यह अपने खेल में खुद को नियंत्रित करने के बारे में है। बुद्धिमान निवेशक के लिए चुनौती उन शेयरों को ढूंढना नहीं है जो सबसे ऊपर या सबसे नीचे जाएंगे, बल्कि अपने आप को अपने सबसे बड़े दुश्मन होने से रोकने के लिए, केवल इसलिए कि हाई खरीद से कि शेयर मार्केट कहते हैं कि खरीदो, वह केवल इसलिए कम बिकना क्योंकि शेयर मार्केट कहते हैं कि बेचो। यदि आप इन्वेस्टमेंट होरिजन लंबे समय से कर रहे हैं तो कम से कम 25 या 30 साल तक केवल एक समझदार दृष्टिकोण रखें। हर महीने स्वचालित रूप से खरीदें और जब भी आप कुछ पैसे छोड़ सकते हैं इस आजीवन होल्डिंग के लिए सबसे अच्छा विकल्प कुछ स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड है। नकदी की ज़बरदस्त ज़रूरत होने पर ही बेचें। एक बुद्धिमान निवेशक होने के लिए आपको अपनी वित्तीय सफलता का आकलन करने से भी इनकार करना चाहिए कि किसी एक समूह ने इसे कैसे किया है। यदि आप ड्यूक या डलास या डेनवर में कोई व्यक्ति जिसने S&P 500 में अधिक कमाया है तो आप एक पैसे भी खराब नहीं करते हैं, क्योंकि किसी ने भी यह नहीं जाना है
कि वह मार्केट को धराशायी कर देगा। मैंने एक बार फ्लोरिडा के सबसे धनी सेवानिवृत्ति समुदाय में से एक बोका रेटन में सेवानिवृत्त लोगों के एक समूह का साक्षात्कार लिया था। मैंने इन लोगों से पूछा, ज़्यादातर अपने स्तर 70 के दशक में थे। अगर उन्होंने अपने निवेशित जीवन काल में बाजार को हराया था तो बताएं। कुछ ने कहा हाँ, कुछ ने कहा नहीं, लेकिन सभी निश्चित नहीं थे। फिर भी एक आदमी ने कहा, कौन परवाह करता है, मुझे पता है कि मेरे निवेश ने बोका को समाप्त करने के लिए पर्याप्त कमाई की है। क्या इससे ज़्यादा सही जवाब हो सकता है? आखिरकार निवेश का पूरा बिंदु औसत से अधिक पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन अर्जित करना है। आपकी निवेश की सफलता को मापने का सबसे अच्छा तरीका ये नहीं है क्या आप बाजार को हरा रहे हैं, बल्कि ये भी कि क्या आप एक वित्तीय योजना और व्यवहार के अनुशासन में रहते हैं जो आपको उस जगह पर ले जाने की संभावना पैदा करता है जहां आप जाना चाहते हैं। अंत में किसी और से पहले फिनिश लाइन को पार करने के लिए क्या मैंने नहीं रखता, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आप इसे पार करते हैं। आपका पैसा और आपका दिमाग। फिर निवेशकों को मिस्टर मार्केट इतना मोह क्यों लगता है? यह पता चला है कि हमारे दिमाग को मुश्किल में डालने में हमें मुश्किल होती है। इंसान पैटर्न चाहने वाले जानवर हैं। मनोवैज्ञानिकों ने दिखाया है कि यदि आप एक रैंडम सीक्वेंस वाले लोगों को पुरस्कृत करते हैं और उन्हें बताएं कि यह अप्रत्याशित है, वे फिर भी यह अनुमान लगाने की कोशिश करने पर जोर देंगे कि आगे क्या हो रहा है। इसी तरह हम जानते हैं कि पासे का अगला रोल 7 होगा। एक बेसबॉल खिलाड़ी बेस हिट के वाला है। वे पावरबॉल लॉटरी में अगली जीत संख्या निश्चित रूप से 4, 27, 9, 16, 42 होगी। 10 और या हॉट लिटिल स्टॉक अगला माइक्रोसॉफ्ट ही होगा। न्यूरोसाइंस में नए शोध के आधार पर पता चला है कि हमारे दिमाग को उन रुझानों का अनुभव करने के लिए डिजाइन किया गया है जहां वे मौजूद नहीं हैं। यह घटना के बाद एक पंक्ति में सिर्फ 2 या 3 बार होता है। मानव मस्तिष्क के क्षेत्रों को पूर्वकाल, सिंगुलेट और नाभिक अकम्बन्स कहा जाता है। स्वचालित रूप से यह फिर से हो जाएगा कि अनुमान है। यदि यह दोहराता है तो डोपामाइन नामक एक प्राकृतिक रसायन जारी किया जाता है जो आपके मस्तिष्क को एक नरम उत्साह के साथ बढ़ा सकता है। इस प्रकार यदि कोई स्टॉक लगातार कई बार ऊपर जाता है तो आप उम्मीद करते हैं कि यह जारी रहेगा, और स्टॉक बढ़ने पर आपका मस्तिष्क रसायन बदलता है जिससे आपको नेचुरल हाई मिलता है। आप प्रभावी रूप से अपनी भविष्यवाणी के आदी हो जाते हैं। लेकिन जब स्टॉक गिरता है तो वित्तीय हानि आपके एमिगडाला को भड़काती है, मस्तिष्क का यह हिस्सा जो भय और चिंता की प्रक्रिया करता है और प्रसिद्ध लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है जो सभी कोनों से जानवरों के लिए आम है। इस समय आप अपने दिल की धड़कन को बढ़ाने से रोक नहीं सकते। अगर आग का अलार्म बंद हो जाता है तब वैसे ही जब आप आग की लपटों से बच नहीं सकते। यदि आपके लंबी यात्रा पथ पर एक रटल स्नेक फिसल जाता है तो स्टॉक की कीमतें गिरने पर आप भयभीत महसूस ना करने में मदद नहीं कर सकते हैं। वास्तव में मनोवैज्ञानिक डेनियल कैमेन और इमोस टावस्की ने दिखाया है कि वित्तीय नुकसान का दर्द एक समान लाभ की खुशी के मुकाबले 2 गुना से अधिक तीव्र है। एक शेयर पर $1000 बनाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन $1000 का नुकसान एक भावनात्मक दीवार को 2 बार से अधिक शक्तिशाली बनाता है। पैसा खोना इतना दर्दनाक है, बहुत से लोग किसी और नुकसान की आशंका से घबरा जाते हैं और कम कीमत पर बेच देते हैं या अधिक खरीदने से इनकार कर देते हैं। यह स्पष्ट करने में मदद करता है कि हम बाजार में गिरावट के कच्चे परिणाम को ठीक करते हैं और क्यों करते हैं, और नुकसान को अनुमान या अनुपात में रखना भूल जाते हैं। इसलिए
अगर एक टीवी रिपोर्टर का कहना है बाजार डूब रहा है, डाउ 100 अंक नीचे है, ज़्यादातर लोग सहज रूप से कांप उठते हैं, लेकिन डाउ के 8000 के हालिया स्तर पर सिर्फ 1.2% की गिरावट है। अब सोचें, अगर यह एक दिन में 81 डिग्री के बाहर होता है तो यह कितना हास्यास्पद होगा। टीवी के तड़क भड़क ने कहा, तापमान गिर रहा है, यह 81 डिग्री से गिरकर 80 डिग्री हो गया है, वह भी 1.2 की गिरावट है। जब आप बाजार की कीमतों को प्रतिशत के संदर्भ में देखना भूल जाते हैं तब मामूली कंपन से घबराना आसान हो जाता है। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में कई लोगों को यह महसूस हुआ कि वे अंधेरे में थे जब तक कि वे दिन में कई बार अपने शेयरों की कीमतों की जांच नहीं करते। लेकिन जैसा कि ग्राहम कहते हैं, यदि उनके शेयरों में कोई बाजार भाव नहीं था तो उनके लिए विशिष्ट निवेश बेहतर होगा, क्योंकि तब उन्हें मानसिक पीड़ा से बख्शा जाएगा जो अन्य व्यक्तियों की जज की गलतियों के कारण होता है। अगर जांच के बाद 1:24 मिनट पर आपके स्टॉक पोर्टफोलियो का मूल्य जांच के बाद 1:37 पर यह फिर से यह सब जांचने के लिए आप मजबूर महसूस करते हैं, तो अपने आप से यह प्रश्न पूछें, क्या मैंने 1:24 पर अपने घर के बाजार मूल्य की जांच के लिए एक रियल एस्टेट एजेंट को बुलाया था? क्या मुझे 1:37 पर उसे वापस बुलाना चाहिए? अगर यह मेरे पास होता है तो क्या कीमत बदल जाती? अगर ऐसा होता तो क्या मैं अपना घर बेचने के लिए दौड़ पड़ता? मेरे घर का बाजार मूल्य मिनट दर मिनट की जांच करके या जानकर भी क्या मैं इस समय के साथ इसके मूल्य को बढ़ने से रोक सकता हूँ? इन प्रश्नों का एकमात्र संभावित उत्तर निश्चित रूप से नहीं है, और आपको अपने पोर्टफोलियो को 10 या 20 या 30 वर्ष के निवेश सीरीज पर देखना चाहिए। शेयर मार्केट के दौरान डिप्सी डूडल से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी मामले में आने वाले वर्षों के लिए निवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए स्टॉक की कीमतें गिरना अच्छी खबर है, बुरा नहीं है, क्योंकि वे आपको कम पैसे में अधिक खरीदने में सक्षम बनाते हैं। लंबे और आगे के स्टॉक में गिरावट तो आती है, और जितना अधिक आप खरीदते रहते हैं उतने ही अधिक पैसे आप अंत में बनाएंगे। यदि आप अंत तक स्थिर रहेंगे, एक बेयर बाजार से डरने के बजाय आपको इसे गले लगाना चाहिए। बुद्धिमान निवेशक को स्टॉक या म्यूचुअल फंड के मालिक होने के बावजूद पूरी तरह से आरामदायक होना चाहिए, भले ही शेयर बाजार ने अगले 10 वर्षों के लिए दैनिक कीमतों की आपूर्ति बंद कर दी हो। विरोधाभासी रूप से आप बहुत अधिक नियंत्रण में होंगे। न्यूरो साइंटिस्ट एंटोनियो डेमोसियो बताते हैं, यदि आपको एहसास है कि आप अपने नियंत्रण में नहीं हैं तो हाई खरीदने और कम बेचने के लिए अपनी जैविक प्रवृत्ति को स्वीकार करके आप डॉलर की औसत लागत आवश्यकता को स्वीकार कर सकते हैं। अपने बहुत से पोर्टफोलियो को स्थायी ऑटो पायलट पर रखकर आप भविष्यवाणी की लत से लड़ सकते हैं, अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और मिस्टर मार्केट के मिजाज को समझ सकते हैं। आपको मिस्टर मार्केट कब नींबू देगी जिससे आप नींबू पानी बना सकते हैं? यद्यपि ग्राहम सिखाते हैं कि आपको तब खरीदना चाहिए जब शेयर मार्केट चिल्ला रहा हो, बेचते हैं। बुद्धिमान निवेशक को समझने के लिए ये अपवाद है। एक बेयर बाजार में बेचना समझ में आता है जब अगर यह एक टैक्स की मार बनता है। अमेरिकी आंतरिक राजस्व संहिता आपको साधारण आय में 3000 दत्ती तक की छूट देने के लिए आपको वास्तविक नुकसान का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। मान लीजिए आपने जनवरी 2000 में कोका कोला स्टॉक के 200 शेयर खरीदे। 60 दत्ती प्रति शेयर के लिए $12,000 का कुल निवेश। वर्ष 2002 के अंत तक स्टॉक 44 प्रति शेयर या आपके लॉट के लिए $8800 से नीचे था, तब आपका नुकसान $3200 हुआ। आप ऐसा कर सकते थे जो ज़्यादातर लोग करते हैं, या तो अपने नुकसान के बारे में सचेत रहें या इसे गलीचा के नीचे झाड़ू देने जैसा महसूस करें और दिखावा करें कि यह कभी नहीं हुआ। या आप इस पर नियंत्रण कर सकते थे। 2002 समाप्त होने से पहले आप अपने सभी कोक शेयर बेच सकते थे।
$3200 के नुकसान में ताला लगा सकते थे। फिर IRS नियमों का पालन करने के लिए 31 दिनों के इंतज़ार के बाद आप कोक के 200 शेयरों को फिर से खरीद लेंगे। परिणाम, आप 2002 में अपनी कर योग्य आय को $3000 से कम करने में सक्षम होंगे और आप 2003 में अपनी आय को ऑफसेट करने के लिए शेष $200 के नुकसान का उपयोग कर सकते हैं। और बेहतर, अभी तक आप अभी भी एक कंपनी के मालिक होंगे जिसका भविष्य आप पर विश्वास करता है, लेकिन जब जितना आपने पहली बार भुगतान किया है उससे लगभग 1/3 कम आपके पास होगा। अंकल सैम आपके नुकसान की भरपाई के साथ नुकसान में बचने में ताला लगाने के मतलब का बता सकते हैं। अगर अंकल सैम तुलना करके श्री मार्केट को तार्किक बनाना चाहते हैं तो हम किससे शिकायत करें? इन्वेस्टमेंट ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट। मैं खालिस्तान इसके द्वारा बताता हूं कि मैं एक विशेष निवेशक हूं जो भविष्य में कई वर्षों तक धन संचय करना चाहता हूं। मुझे पता है कि कई बार ऐसा होगा जब मुझे स्टॉक या बॉन्ड में निवेश करने के लिए लुभाया जाएगा क्योंकि उनका मूल्य ऊपर जा रहा है या जा रहे हैं, और दूसरी बार जब मैं अपने निवेश को बेचने के लिए जाऊंगा तो यह मुझे लुभाएंगे क्योंकि वे नीचे चले गए हैं या जा रहे हैं। मैं इसके द्वारा अपने अजनबियों को मेरे लिए वित्तीय निर्णय लेने से मना करता हूं। मैं आगे कभी निवेश नहीं करने की प्रतिबद्धता जताता हूं क्योंकि शेयर बाज़ार ऊपर चला गया है और कभी बिकने वाला नहीं है क्योंकि यह नीचे चला गया है। इसके बजाय मैं प्रत्येक म्यूचुअल फंड और विविध पोर्टफोलियो में एक स्वचालित निवेश योजना का रुपये लागत औसत कार्यक्रम के माध्यम से प्रति माह रुपये खालिस्तान का निवेश करूंगा। खालिस्तान, जब भी मैं नकदी को निवेश करने की स्थिति में होऊंगा मैं अतिरिक्त मात्रा में निवेश करूंगा। मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं इनमें से प्रत्येक निवेश को कम से कम निम्नलिखित तिथि जो इस पर की तारीख के बाद न्यूनतम 10 वर्ष होना चाहिए के माध्यम से होल्ड करूंगा। खालिस्तान, इस अनुबंध की शर्तों के तहत अनुमान में दिए गए एकमात्र अपवाद हैं नकदी की अचानक आवश्यकता जैसे स्वास्थ्य देखभाल की आपात स्थिति या मेरी नौकरी का नुकसान या एक योजनाबद्ध व्यय जैसे आवास डाउन पेमेंट या ट्यूशन बिल। मैं केवल शर्तों का पालन करने के लिए अपना इरादा बताते हुए इस अनुबंध के लिए नीचे हस्ताक्षर करता हूं, लेकिन जब भी मैं अपने किसी भी निवेश को बेचने के लिए ललचाया जाता हूं तो मुझे इस दस्तावेज को फिर से पढ़ना होगा। यह अनुबंध केवल तभी मान्य होगा जब कम से कम एक गवाह द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है और उसे एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है जो भविष्य में संदर्भ के लिए आसानी से उपलब्ध हो। हस्ताक्षर, दिनांक, गवाह, एक गवाह के साइन। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।